हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू गेटवे क्लासेस। और बेटा डा में यूनिट नंबर 3 हम पढ़ रहे हैं। आज लेक्चर नंबर 5 में हम यूनिट 3 की जो प्रॉब्लम लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ी थी कि सिंगल सोर्स शॉर्टेस्ट पाथ अगर हमें कैलकुलेट करना है तो इसके लिए हमने एक एल्गोरिथम पढ़ा था जिसका नाम था डिक्स्ट्रास एल्गोरिथम। ठीक है, तो उस एल्गोरिथम में हमने कुछ ड्रॉबैक्स देखे थे। क्या कि अगर किसी भी पर्टिकुलर ग्राफ पर नेगेटिव वेट वाले एजेस हैं तो वहां पर डिक्स्ट्रा एल्गोरिथम ये इंश्योर नहीं करता था कि आपको सिंगल सोर्स से बाकी रिमेनिंग जितने भी वर्टिसेस हैं उनका शॉर्टेस्ट पाथ मिल जाएगा। तो अब नेक्स्ट एल्गोरिथम जो है उसका नाम है बेलमैन फोर्ड एल्गोरिथम। इस एल्गोरिथम को आज हम डिस्कस करेंगे लेक्चर में और देखेंगे कि किस तरह से ये एल्गोरिथम काम करता है। तो देखिए बेटा, बेलमैन फोर्ड एल्गोरिथम बेसिकली किस आइडिया के ऊपर काम करता है और दूसरी बात ये कि इसकी रिक्वायरमेंट क्यों आई। जैसे डिक्स्ट्रा में हमने ये देखा था कि अगर किसी भी पर्टिकुलर ग्राफ के अंदर नेगेटिव वेट वाला कोई भी एज है तो उस केस में जो डिक्स्ट्रा एल्गोरिथम है वो करेक्ट रिजल्ट प्रोड्यूस कर भी सकता है। मतलब वो एक पर्टिकुलर सोर्स से बाकी रिमेनिंग सारे वर्टिसेस का करेक्ट शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फाइंड आउट कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता है ना। तो ये गारंटी नहीं करता करेक्ट सॉल्यूशन। तो हम बेलमैन फोर्ड एल्गोरिथम को इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि ये जो एल्गोरिथम है ये गारंटी करता है कि अगर किसी ग्राफ में नेगेटिव एज भी प्रेजेंट है तो भी उस ग्राफ में सिंगल सोर्स से किसी एक पर्टिकुलर नोड से ग्राफ के बाकी जो रिमेनिंग वर्टिसेस हैं उन तक जाने के लिए स्मॉलेस्ट डिस्टेंस ये हमें फाइंड आउट करके देगा। ठीक है, अब पहली चीज तो ये थी। तो पहले सिंपल सिंपल चीजें देखते हैं कि क्या इसके मेन क्रक्स हैं, जो मेन पॉइंट्स हैं वो क्या हैं। देखिए, ये सॉल्व करता है सिंगल सोर्स शॉर्टेस्ट पाथ प्रॉब्लम को किसी भी वेटेड ग्राफ में। वेटेड ग्राफ का मतलब क्या हुआ? वेटेड ग्राफ कौन सा होता है? एक ऐसा ग्राफ जिसमें जितने नंबर ऑफ एजेस हैं हर एज के ऊपर उसकी कॉस्ट या उसका वेट लिखा हुआ है। जब तक एज के ऊपर उसका वेट या कॉस्ट नहीं होगा तब तक हम स्मॉलेस्ट डिस्टेंस कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, है ना। तो इसलिए जो ग्राफ होना चाहिए वो वेटेड होना चाहिए। अगली बात क्या है? इट कैन वर्क ऑन बोथ डायरेक्टेड और अनडायरेक्टेड ग्राफ। ये दोनों के केस में है। सेम फॉर डिक्स्ट्रा एल्गोरिथम। जैसे डिक्स्ट्रा था उसमें भी हम डायरेक्टेड अनडायरेक्टेड दोनों तरह के ग्राफ पे काम कर सकते थे। मतलब जो एरो थी वो डायरेक्शनल भी हो सकती है और ऐसे एरो भी हो सकते हैं जिनमें कोई हेड ना हो, मतलब कोई डायरेक्शन गिवन ना हो। तो दोनों टाइप के ग्राफ पर हम यहां पर काम करेंगे। और अगली सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि ये डायनेमिक प्रोग्रामिंग अप्रोच फॉलो करता है, जबकि जो डिक्स्ट्रा एल्गोरिथम था, क्या लिखेंगे? व्हाइल डिक्स्ट्राज एल्गोरिथम फॉलोज ग्रीडी अप्रोच। तो अगर आपसे कोई डिक्स्ट्रा और बेलमैन फोर्ड के बीच में डिफरेंस पूछ ले तो एक चीज तो यहां पर आपको क्लियरली दिखाई दे रही है। वो क्या? कि डिक्स्ट्रा एल्गोरिथम ग्रीडी अप्रोच यूज करके सिंगल सोर्स शॉर्टेस्ट पाथ प्रॉब्लम को सॉल्व करता था, जबकि बेलमैन फोर्ड जो है वो डायनेमिक प्रोग्रामिंग अप्रोच यूज करेगा। देखो, डायनेमिक प्रोग्रामिंग ग्रीडी अप्रोच ये क्या होते हैं, ये यूनिट नंबर 1 में बहुत ब्रीफ में मैंने एक बार आप लोगों के साथ डिस्कस ऑलरेडी किए हैं। अब यहां पर डायनेमिक प्रोग्रामिंग नेक्स्ट यूनिट में हम बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, वहां पर फिर से इसका ओवरव्यू देंगे। लेकिन आज सिर्फ बेलमैन फोर्ड के पर्पस से ये फाइंड आउट करते हैं कि डायनेमिक प्रोग्रामिंग अप्रोच कैसे बेनिफिशियल है यहां पर इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में। ठीक है बेटा, तो ये चीज हुई। इंपॉर्टेंट बात है कि बेलमैन फोर्ड डायनेमिक प्रोग्रामिंग अप्रोच यूज करता है। और दूसरी कि अगर आपके पास ऑलरेडी जो ग्राफ है वो डायरेक्टेड है, जैसे अगर सपोज मैंने आपसे कहा कि ये ग्राफ है, ये पर्टिकुलर ग्राफ है, इस ग्राफ में इस तरह से ये कोई ग्राफ है ना। इस ग्राफ में आपको वेट्स दिए हुए हैं, यहां पर हर एक एज के वेट्स हैं। अब यहां तो एरोज गिवन है, डायरेक्शनल ग्राफ है। अगर ये अनडायरेक्टेड होता, जैसे कि मान लो अगर ये दो नोड हैं, इनके बीच में जो एज है इसकी कोई डायरेक्शन गिवन नहीं है, तो हम क्या करेंगे? इस एज को बाई डायरेक्शनल एज बना देंगे। मतलब एक एज मान लीजिए इसकी कॉस्ट 2 है, तो एक एज इस डायरेक्शन में 2 कॉस्ट का और ऐसे ही एक एज इस डायरेक्शन में कॉस्ट 2 का। इस तरह से हम किसी भी अनडायरेक्टेड ग्राफ को डायरेक्टेड में कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर हमें कहीं कोई कॉस्ट नहीं दी है तो क्या लिख सकते हैं? सीधा सीधा क्या बता सकते हैं कि अगर मान लीजिए दिस इज ए एंड दिस इज बी, और यहां है ये एक नोड है ए, ये है बी, ये दोनों आपस में कनेक्टेड हैं और इसकी कॉस्ट है 2, है ना। इस डायरेक्टेड ग्राफ, इस अनडायरेक्टेड ग्राफ को, व्हाट इज दिस? दिस इज एन अनडायरेक्टेड ग्राफ।
इस अनडायरेक्टेड ग्राफ को हम डायरेक्टेड ग्राफ में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक बात है। और ये चीज एक बहुत इंपॉर्टेंट यूटिलिटी बताएगी जब हम बेलमैन फोर्ड पढ़ेंगे, वहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो इससे निकल के आएगा। ठीक है बेटा, तो क्या याद रखना है कि ग्राफ चाहे डायरेक्टेड हो चाहे अनडायरेक्टेड हो, दोनों पे बेलमैन फोर्ड काम करेगा। अगर अनडायरेक्टेड ग्राफ है तो आप उसे डायरेक्टेड में कन्वर्ट करके तब बेलमैन फोर्ड एल्गोरिथम अप्लाई कर सकते हैं। ठीक बात है। अब ये डायनेमिक प्रोग्रामिंग अप्रोच क्या कहती है? देखिए, जब हमने डिक्स्ट्रा एल्गोरिथम पढ़ा था तो डिक्स्ट्रा क्या कहता था कि आप एक सोर्स वर्टेक्स की डिस्टेंस को 0 कर दो, बाकी रिमेनिंग जितनी भी डिस्टेंसेस हैं उन सबको इनफाइनाइट पे सेट करो और एक एक वर्टेक्स को एक्सट्रैक्ट करते जाओ। मतलब डिक्स्ट्रा एल्गोरिथम में जितने भी वर्टिसेस थे उनको हम एक मिन हीप के अंदर स्टोर करा रहे थे, है ना। हम एक मिन हीप को बना लेते थे और मिन हीप में से एक एक करके एक एक नोड को, मतलब जो रूट नोड था वो मिनिमम नोड होता था, उसको डिलीट करते जाते थे और जिस नोड को एक्सट्रैक्ट करते थे उससे जाने वाले सारे एजेस को हम एक एक करके रिलैक्स करते थे। तो ग्रीडी अप्रोच क्या होती है? ग्रीडी अप्रोच ये कहती है कि आप एक पर्टिकुलर पॉइंट पर खड़े हैं, वहां से जिस भी प्रॉब्लम का सोल्यूशन आपको चाहिए, सोल्यूशन को फाइंड आउट करने के लिए आप ओवरऑल पूरा सिनेरियो सर्च मत कीजिए, आप लोकल देखिए, लोकल चॉइसेस देखिए। लोकल का मतलब कि अगर मैं कोई नोड हूं तो मेरे से होके जाने वाले जितने एजेस हैं मुझे सिर्फ उनसे मतलब है ना। मैंने सिर्फ उन एजेस को रिलैक्स किया और रिलैक्स करने के बाद जो कम डिस्टेंस पे मुझसे शॉर्टर डिस्टेंस पे है, नेक्स्ट मैं उस पर्टिकुलर एज के या उस पर्टिकुलर नोड के थ्रू बाकी ग्राफ को देखना चाहूंगा। तो डिक्स्ट्रा क्या कहता है कि आप एक अगर नोड को एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं तो उससे जो इमीडिएटली कनेक्टेड नोड्स हैं सिर्फ नेक्स्ट उन्हीं में से मिनिमम वाले को आप चूज कर लें। तो ये कैसी है? ये ग्रीडी प्रॉपर्टी है, ग्रीडी चॉइस प्रॉपर्टी है ना। तो डिक्स्ट्रा ने ग्रीडी अप्रोच यूज किया था। अब उस अप्रोच को यूज करके जो सॉल्यूशन उसने दिया वो सॉल्यूशन नेगेटिव एज वाले ग्राफ में सक्सेसफुली रन नहीं हो पाया, है ना। हो भी सकता था, नहीं एंश्योर नहीं कर पाया। तो अब हम उसी प्रॉब्लम को डायनेमिक प्रोग्रामिंग अप्रोच से सॉल्व कैसे कर सकते हैं? डायनेमिक प्रोग्रामिंग क्या कहता है कि आप जितने भी पॉसिबल सॉल्यूशंस हो उन सबको फाइंड आउट करिए, जितने पॉसिबल वेज हो सकते हैं मैक्सिमम, हर वेज को, हर एक सॉल्यूशन, हर एक पॉसिबिलिटी को एक्सप्लोर कीजिए, है ना। और आप बड़ी प्रॉब्लम को छोटी छोटी प्रॉब्लम्स में डिवाइड कर लीजिए। अगर फर्स्ट स्टेप में आपने किसी प्रॉब्लम को सॉल्व किया तो उस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन को नेक्स्ट स्टेप में एज इनपुट यूज करिए, है ना। यही तो करते थे। क्या फर्क था डिवाइड एंड कॉन्कर और डायनेमिक प्रोग्रामिंग में? डिवाइड एंड कॉन्कर क्या कहता था कि एक बड़ी प्रॉब्लम को आपने दो छोटी प्रॉब्लम में डिवाइड किया, अगर मल्टीपल सब प्रॉब्लम्स आती हैं तो मल्टीपल टाइम आप उन सब प्रॉब्लम्स को सॉल्व करो और मर्ज करके फाइनल प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बना दो। लेकिन डायनेमिक प्रोग्रामिंग क्या कहता था कि अगर एक प्रॉब्लम आप ऑलरेडी फाइंड आउट कर चुके तो अगली बार आपको सेम प्रॉब्लम फाइंड आउट करने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली उसका रिजल्ट उठा के यूज करेंगे, है ना, पहली चीज। और आप अगर किसी पॉइंट पर हैं तो सिर्फ अपने से जुड़ी हुई चीजों को मत देखिए, आप ओवरऑल पूरी की पूरी स्पेस को लेके चलिए, क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, हर पॉसिबिलिटी को आप एक्सप्लोर करेंगे। इसको कहते हैं डायनेमिक प्रोग्रामिंग। तो अब ये देखते हैं कि बेलमैन फोर्ड का आइडिया क्या है और किस तरह से बेलमैन फोर्ड ये इंश्योर करेगा कि किसी एक पर्टिकुलर वर्टेक्स पे बैठ के हम जितने भी रिमेनिंग वर्टिसेस हैं उन तक की डिस्टेंस कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है बेटा, अब देखिए, सपोज ये एक मेरा ग्राफ है और ये वो वर्टेक्स है एस, सोर्स वर्टेक्स जिसकी हम बात कर रहे हैं। ठीक है, तो बेलमैन फोर्ड एल्गोरिथम क्या बोलता है कि आप कितने नंबर ऑफ नोड्स या वर्टिसेस हैं आपके ग्राफ में इस टाइम। देखिए 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7, टोटल 7 वर्टिसेस आपके ग्राफ में प्रेजेंट हैं, है ना। अब मिनिमम नंबर ऑफ एजेस इसमें कितने हो सकते हैं? अगर 7 वर्टिसेस हैं तो अगर मैं बिल्कुल स्पार्स ग्राफ बनाऊं, स्पार्स मतलब मिनिमम नंबर ऑफ एजेस के साथ, तो अगर कनेक्टेड मुझे इस ग्राफ को रखना है तो इसमें कम से कम 6 एजेस तो होंगे ही होंगे, है ना। 7 वर्टिसेस को कनेक्ट करने के लिए एटलीस्ट 6 एजेस की मुझे रिक्वायरमेंट होगी। तो बेलमैन फोर्ड का आइडिया क्या है या किस थ्योरम पे ये काम करता है कि अगर आपके ग्राफ में v नंबर ऑफ वर्टिसेस हैं, इफ योर ग्राफ इज हैविंग v नंबर ऑफ वर्टिसेस, है ना, तो आप उससे एक कम, मतलब v माइनस 1, इफ यू आर हैविंग v नंबर ऑफ वर्टिसेस इन योर ग्राफ देन v माइनस 1 टाइम्स आप सारे जितने भी एजेस हैं उन सारे एजेस को रिलैक्स कीजिए। ग्रीडी एल्गोरिथम क्या कहता था कि आप एक सोर्स पे अगर बैठे हैं, एक वर्टेक्स को जिसको आप एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं
उससे जुड़े हुए सिर्फ जो एजेस हैं उनको एक बार में रिलैक्स कीजिए, अगली बार फिर किसी दूसरे को कीजिए। ये क्या कहता है कि जितने नोड प्रेजेंट हैं, जितने वर्टिसेस प्रेजेंट हैं, उससे एक कम टाइम, मतलब मैक्सिमम कितने, मिनिमम कितने वर्टिसेस एजेस हो सकते हैं, इतने, इतनी बार आप सारे के सारे एजेस को रिलैक्स कीजिए। मतलब मैक्सिमम जितनी बार आप इन वैल्यूज को अपडेट कर सकते हैं उन सारी वैल्यूज को आप अपडेट कीजिए। तो आइडिया क्या हुआ, इफ यू आर हैविंग, सपोज इफ, आइडिया लिख लेते हैं, इंप्लीमेंटेशन आइडिया, इफ देयर आर वी vertices in the graph and E edges, then relax all E edges V minus 1 टाइम। ये इसका आइडिया है क्या, कि टोटल नंबर ऑफ वर्टिसेस को या टोटल नंबर ऑफ एजेस को कितनी बार रिलैक्स करेंगे, जितने वर्टिसेस हैं उससे एक कम। ठीक है, तो अगर टोटल नंबर ऑफ वर्टिसेस V हैं तो हमें हर एज को कितनी बार रिलैक्स करना है, V माइनस 1 टाइम्स। तो इसका मतलब ग्राफ को देख के आप ये बता सकते हैं कि इस पर्टिकुलर ग्राफ में कितने आइट्रेशंस परफॉर्म होंगे, हाउ मेनी आइट्रेशंस विल बी परफॉर्म्ड ऑन अ पर्टिकुलर ग्राफ। अब देखिए यहां पर टोटल कितने आपके वर्टिसेस हैं, 7 वर्टिसेस हैं, तो टोटल 6 आइट्रेशंस यहां पर आपको परफॉर्म करने पड़ेंगे, है ना। देखिए अब जैसे मान लीजिए इस पर्टिकुलर ग्राफ में, इन द गिवन ग्राफ, in the given graph there are total 7 vertices. So we will relax all the graph edges, yeah, all the edges present in the graph how many times, V minus 1 times, means 6 times। तो हमारा जो ग्राफ होगा उसमें टोटल, जब भी हम उस पर डायनेमिक प्रोग्रामिंग अप्रोच के थ्रू बेलमैन फोल्ड लगाएंगे तो हम सारे के सारे एजेस को कितनी बार रिलैक्स करेंगे, 6 टाइम्स। तो टोटल नंबर ऑफ आइट्रेशंस कितने हुए, टोटल नंबर ऑफ आइटरेशंस is equal to V minus 1, that means 6। ठीक बात है। और 6 मैक्सिमम 6 आइट्रेशन में ये जो आपका एल्गोरिथम है, इट विल इंश्योर कि आप इस पर्टिकुलर ग्राफ के अंदर सिंगल सोर्स शॉर्टेस्ट पाथ प्रॉब्लम को सॉल्व कर देंगे, है ना। ऐसा भी हो सकता है कि 1 2 3 आइट्रेशन में ही आपके जो वेट्स हैं वो अपडेट होने बंद हो जाएं, जो एजेस हैं वो रिलैक्स होने बंद हो जाएं। जब एक बार एजेस, मान लीजिए 3 आइट्रेशंस के बाद आपके एजेस जो है वो रिलैक्स होने बंद हो गए, तो उसके आगे आइट्रेशंस करने की आपको रिक्वायरमेंट नहीं है, ये ऑप्टिमल रिजल्ट प्रोड्यूस करता है। ठीक बात है। तो अब इसी चीज को एक बार देख लेते हैं कि ये जो काम हमने किया इसी चीज पर किस तरह से हम एल्गोरिथम को अप्लाई करेंगे। ठीक है बेटा, चलिए देखते हैं। तो अब देखिए ये हमारी प्रॉब्लम है, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है हमें। किस तरह से काम करते हैं, पहले एक एक बार पहले इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, उसके बाद सूडो कोड की हेल्प से समझेंगे कि सूडो कोड किस तरह से ये काम कर रहा है। ठीक बात है। तो सबसे पहला काम जो आपको करना है वो क्या है कि जितने भी एजेस प्रेजेंट हैं, सबसे पहले क्या लिखिए, नंबर ऑफ आइट्रेशंस टोटल कितने हैं, नंबर ऑफ आइट्रेशंस इज इक्वल टू 6। इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम के लिए हमें टोटल 6 आइट्रेशंस परफॉर्म करने हैं। हर आइट्रेशन में हमें जितने भी एजेस इसमें हैं उन सबको एक एक करके रिलैक्स करना है ना। तो सबसे पहले क्या करते हैं, एज लिस्ट लिखते हैं। आइट्रेशन 1 की बात करेंगे जब हम फर्स्ट आइट्रेशन की बात कर रहे हैं,
आइट्रेशन 1। तो एज लिस्ट क्या है हमारी? एज लिस्ट एक एक करके यहां पर लिखते हैं। अब एज लिस्ट लिखने के टाइम पर जरूरी नहीं है कि आप पहले ये वाला एज लिखें, ये एज लिखें, आप किसी भी एज को किसी भी ऑर्डर में लिख सकते हैं। देर इज नो प्रॉब्लम इन दैट। मैं क्या कर रही हूं, मैं सोर्स वर्टेक्स से निकलने वाले एजेस से शुरू कर रही हूं। आप चाहे तो यहां से शुरू कर ले, यहां से स्टार्ट कर ले, यहां से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ज्यादा से ज्यादा ये फर्क पड़ जाएगा कि नंबर ऑफ आइट्रेशन जो होंगे एक पर्टिकुलर एज लिस्ट में या एक सीक्वेंस में, 2 आइट्रेशन में एल्गोरिथम आपका एंड हो जाएगा, किसी में 3 में हो जाएगा, किसी में 4 में हो जाएगा, है ना। लेकिन अल्टीमेटली 6 आइट्रेशंस के बीच में आपका जो एल्गोरिथम होगा वो हमेशा कंक्लूड कर ही देगा। ठीक, तो अब चलिए हम सबसे पहले एज लिस्ट लिखते हैं, कौन कौन से एजेस इसमें प्रेजेंट हैं। यहां से स्टार्ट कर लेते हैं। तो पहला जो एज है वो कहां से कहां तक है? 1 to 2, 1 to 2। ठीक, फिर दूसरा 1 to 4, 1 to 4। ये जो एजेस हम लिख रहे हैं ये क्या सोच के लिख रहे हैं कि कौन सा नोड का नंबर है। दिस इज नोड नंबर 1 2, ये नोड की वैल्यूज या नेम्स जो दिए हैं उनके हिसाब से मैं यहां पर एज लिस्ट को बना रही हूं। तो 1 से 2 पर एक एज है, 1 से 4 पर एक एज है, और 1 से 3 पर एक एज है ना। 1 to 3 एक ही सीक्वेंस फॉलो कर लेते हैं, और 1 to 4 3 एज ये हो गए मेरे। अब 2 से देखते हैं, 2 से 5, 2 to 5 इज 1 एज, 2 to 5 इज 1 एज। देन 2 से और कोई एज नहीं है। 3 से देखते हैं, 3 to 5 अनदर एज, 3 to 2 एंड 3 to 5, 3 to 2 एंड 3 to 5। 3 से 2 को जा रहा है और 3 से 5 को जा रहा है। 4 से कौन कौन से एजेस हैं? 4 से 3 की तरफ और 4 से 6 की तरफ, 4 to 3 एंड 4 to 6 ये एज है। फिर उसके बाद 5 को कंसिडर कर लेते हैं। 5 to 7 एक एज है ना, यहां लिख लेते हैं 5 to 7। और फिर 6 to 7 एक एज है आपका, 6 to 7, 6 to 7 एक एज है। ठीक बात है। कितने एज हो गए देखो, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5, नंबर 6, नंबर 7, नंबर 8, 9 और 10। एक बार देख लेते हैं 10 एजेस प्रेजेंट हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो टोटल 10 एजेस, डायरेक्शन ऑलरेडी हमें गिवन थी और उन 10 एजेस को हमने एज लिस्ट में लिख लिया। अब हमें क्या करना है? नॉर्मल रिलैक्सेशन ऑपरेशन परफॉर्म करना है। रिलैक्सेशन ऑपरेशन क्या कहता था? फिर से देखिए एक बार। अगर सपोज मैं किसी नोड यू पर हूं और मैं नोड वी पर मुझे जाना है ना, और वी की डिस्टेंस जो है सपोज अभी वो 10 है और इसकी डिस्टेंस है अभी 3, और इनके बीच का जो एज है उसकी कॉस्ट है सपोज 4। ठीक बात है। तो यहां पर जो डी यू है वो कितनी है? 3, और जो डी वी है, डी ऑफ वी, दैट इज 10। डी ऑफ वी इज 10, मतलब की वैल्यू ऑफ u इज 3 एंड की वैल्यू ऑफ v इज 10। और अगर u से v तक जाने वाले इस एज को मुझे रिलैक्स करना है, तो इसका मतलब क्या है कि अगर हम u से v को होकर जाएंगे, मान लीजिए यहां कोई ऑलरेडी ग्राफ है जहां से हम u तक आए हैं, है ना। अगर मैं u से होके v तक जाऊं तो इसके बीच की कॉस्ट 7 है और u तक आने की कॉस्ट थी 3, तो टोटल कॉस्ट कितनी हो गई? 7। टोटल 7 जो कॉस्ट है वो इस टाइम इसकी कॉस्ट से कम है ना। 3 + 7 इज लेस देन 10। तो हम क्या करेंगे, इस पर्टिकुलर एज को रिलैक्स कर देंगे और इसकी जो वैल्यू है उसको अपडेट करके 7 कर देंगे। तो क्या करता था ये? इफ देखो, तो यहां क्या करते हैं, डी ऑफ यू, डायरेक्टली मैं लिख रही हूं डी ऑफ यू प्लस डब्ल्यू ऑफ यू कॉमा वी। ये क्या है? डब्ल्यू ऑफ यू कॉमा वी, मतलब वेट, u से v तक जाने वाले एज का वेट ये कितना है? 4, है ना। d ऑफ u कितना है? 3। दिस इज लेस देन d ऑफ v। d ऑफ v कितना है? 10, है ना। तो देखो 3 + 4 इज लेस देन 10। तो अब इस केस में क्या होगा? दिस dv विल बी मॉडिफाइड टू dv इज इक्वल टू 7।
दिस इज कॉल्ड रिलैक्सेशन। ठीक बात है, ये यही बिल्कुल एग्जैक्टली इसी चीज को हमने डिक्स्ट्रा में किया था कि अब इस पर्टिकुलर नोड के थ्रू अगर आप बी तक जाना चाहते हैं तो इस एज को आप रिलैक्स कर दीजिए। अगर ये इससे ज्यादा की कॉस्ट आती तो हम इस कॉस्ट को एज इट इज छोड़ देते, मतलब जो स्मॉलर वैल्यू है उस स्मॉलर वैल्यू को हम नोड के पास रख के छोड़ते। ठीक बात है, तो अब बिल्कुल यही प्रोसेस हमें इस ग्राफ के हर एज पर अप्लाई करना है। ठीक बात है, तो चलिए अब सबसे पहले क्या करते हैं, आइट्रेशन नंबर 1 की हम बात कर रहे हैं। फर्स्ट आइट्रेशन में देखिए नोट करना है, टोटल 6 आइट्रेशन मैक्सिमम करनी पड़ेंगी, लिख देते हैं मैक्सिमम 6 आइट्रेशन में हमारा जो रिजल्ट होगा वो कंक्लूड हो जाएगा। चलिए अब एक एक करके एज को रिलैक्स कर रहे हैं। एज को रिलैक्स करते हुए मैं डायरेक्टली यहां पर आंसर लिखूंगी। आप चाहें तो यहां पर मैनिपुलेटिव जो भी मैं बोल रही हूं, जो मैं समझा रही हूं, आप अपनी लैंग्वेज में बेटा अपनी कॉपी में इसको ऐड कर सकते हैं। ठीक है, मेरे लिए ये फिजिबल नहीं है कि मैं स्लाइड में एक एक चीज को लिखूं। whatever I am explaining to you people, you can listen to that, understand and write in your words, in your notebook. Okay? चलिए देखिए, तो एक एक करके एज को कंसिडर करते हैं। जब 1 to 2 की मैंने बात की, 1 से 2 की बात की, जब हम ये जो बेलमैन फोर्ड एल्गोरिथम अप्लाई करते हैं तो अप्लाई करने के टाइम पर हम सबसे पहले इनिशियलाइज करते हैं, ग्राफ को इनिशियलाइज करते हैं। ग्राफ इनिशियलाइजेशन का मतलब क्या होता है कि जो सोर्स वर्टेक्स है इसको मैंने सोर्स वर्टेक्स मान रखा है ना, तो सोर्स वर्टेक्स को की जो डिस्टेंस है उसको तो 0 से इनिशियलाइज करो और बाकी के जितने भी वर्टिसेस हैं उन सबकी डिस्टेंस बना दो इनफाइनाइट। इस तरह से हम ग्राफ को इनिशियलाइज करते हैं। बिल्कुल ऐसे ही हमने डिक्स्ट्रा एल्गोरिथम में भी ग्राफ को इनिशियलाइज किया था। जो सोर्स वर्टेक्स है उसकी डिस्टेंस 0 और बाकी सबकी जो डिस्टेंस है उसको हमने इनफाइनाइट बना दिया। ठीक है, तो सबसे पहले हमने क्या किया इटरेशन 1 में, इनिशियलाइज द ग्राफ। ठीक है, ठीक बात है, इनिशियलाइज कर दिया इन सारी की सारी चीजों को। अब चलिए इनिशियलाइजेशन लिख देते हैं, सिंपल। ठीक बात है, अब देखो एक एक वर्टेक्स को हम रिलैक्स करने की कोशिश करते हैं। 1 to 2, 1 से 2 तक जाने वाला जो एज है उसकी कॉस्ट टोटल कितनी है, 1 की वैल्यू कितनी है, दिस इज u, दिस इज v, ये क्या है 0 प्लस 6, इसकी अभी एट प्रेजेंट क्या है इनफाइनाइट, तो 6 इज लेस देन इनफाइनाइट, तो लिख लेते हैं। मैं यहां लिख के दिखा रही हूं किस तरह से आप एग्जाम में लिख सकते हैं। अगर आप इस प्रॉब्लम को इलैबोरेट करें तो कैसे लिखेंगे, अगर मैं 1 to 6 के केस में यूज करूं तो क्या होगा, 0 प्लस 6 इज लेस देन इनफाइनाइट, तो क्या करो रिलैक्स, है ना। सबसे पहले हमने क्या किया, 0 प्लस 6 इज लेस देन इनफाइनाइट, तो हमने इस पर्टिकुलर एज को रिलैक्स कर दिया और रिलैक्स करते ही इसकी जो वैल्यू थी वो वैल्यू क्या हो गई हमारी 6। ठीक बात है, सबसे पहले हमने इसको 6 बना दिया। अब दूसरा देखो, चलो अगले वाले वर्टेक्स को देखो, 1 to 3, 1 to 3 जो वर्टेक्स है इसकी अभी, अच्छा इसकी इनिशियल कॉस्ट है आपकी इनफाइनाइट। जब हमने इनिशियलाइज किया था तो ये वाला वर्टेक्स रह गया, इसकी इनिशियल कॉस्ट थी इनफाइनाइट। अब जब आप 1 to 3 जाएंगे तो इसकी कॉस्ट कितनी हो गई, 0 प्लस 5, 5, अभी एट प्रेजेंट कितनी है इनफाइनाइट, तो इस इनफाइनाइट को मॉडिफाई करके आप क्या कर देंगे 5, है ना। और इसे देखो, इसे भी मॉडिफाई करके आप कितनी कॉस्ट कर देंगे 5, इसकी भी 5 हो गई, इसकी भी 5 हो गई। इतनी बात से मुझे लगता है समझ में आ गई होगी, है ना। चलिए अब इन दोनों के केस में यहां पर अगर आपको रिलैक्सेशन शो करना है तो कैसे करेंगे, दिस इज 0 प्लस 5 इज लेस देन इनफाइनाइट, देन रिलैक्स, और यहां पर 0 प्लस 5 अगेन इज लेस देन इनफाइनाइट, देन ऑल्सो रिलैक्स। तो 1 to 3, 1 to 4 इन सारे वर्टिसेस को हमने रिलैक्स कर दिया। ठीक है, अब देखो अगला 2 to 5, 2 to 5 चेक करो, 2 की अभी एट प्रेजेंट, अब जिन्हें रिलैक्स कर दिया, देखो यही डायनामिक प्रोग्रामिंग है कि आपने अगर एक प्रॉब्लम को सॉल्व कर लिया तो अगले टाइम पर, अगले स्टेप पर जाने के लिए उन सारे रिजल्ट्स को आप यूज करेंगे साथ के साथ। इस पर्टिकुलर एज को रिलैक्स करने के लिए ये अपडेटेड वैल्यू हम उठाएंगे, है ना। तो इसकी वैल्यू क्या है 2,
टू जो नोड है उसकी की वैल्यू क्या है 6। अगर मैं इस वाले एज को रिलैक्स करूं 2 to 5 को, तो 6 - 1 इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 5। इन दोनों वैल्यूज को ऐड करेंगे, 6 - 1 क्या हो जाएगा 5, है ना। तो इसको हम अपडेट कर देते हैं, वैल्यू क्या हो गई 5। ठीक बात है। अब इसे यहां पर इसे मेंशन कर देते हैं, क्या क्या आया 6 + -1 इज लेस देन इनफाइनाइट, है ना। पहले क्या थी इनफाइनाइट थी, उसकी जो की थी, जो डिस्टेंस थी, अब वो कितनी हो गई 5। तो इसका मतलब हमने इसको भी क्या कर दिया रिलैक्स, इसको भी रिलैक्स कर दिया। ठीक है। अब देखो 3 to 2, जब हम 3 to 2 की तरफ गए, 3 से 2 की तरफ चले, तो क्या हुआ देखो ये है 5, है ना, ये 5 अपडेट हो चुकी थी। 5 - 2 क्या हो गई 3 हो गई। दिस इज 5, दिस इज 2, तो ये रिलैक्स हो जाएगा। 3 की वैल्यू 6 से कम है, तो 6 जो है अब क्या अपडेट हो गई 3। अगेन दिस इज अपडेटेड टू 3। तो 3 to 2 के लिए जब हम 3 to 2 की बात करते हैं तो भी क्या हुआ देखिए 5 + -2 इज लेस देन 6, है ना। 5 + -2 इज लेस देन 6, ये 6 से कम है, क्यों, क्योंकि ये 3 आ रही है। तो हम क्या करेंगे इसे भी रिलैक्स करेंगे। ठीक बात है। तो हमने इस वाले एज को भी रिलैक्स कर दिया, इसकी वैल्यू को 3 अपडेट कर दिया। बस इसी प्रोसेस को हमें बार बार रिपीट करना है, कब तक, जब तक फर्दर एजेस रिलैक्स होने बंद हो जाएं। ठीक है। चलो अब नेक्स्ट देखो, इस वाले एज को भी कर लिया। अब 3 to 5 को देखो, 3 से 5 को जाने वाला एज क्या है, 3 की जो की है वो क्या है 5, है ना। 5 की क्या है 5। 3 to 5, 5 + 1 6 हो जाएगा। 6 इज ग्रेटर देन 5, तो क्योंकि 6 ग्रेटर देन 5 है, तो अब हम इस वाले एज को रिलैक्स नहीं करेंगे। तो क्या लिखेंगे देखिए 5 + क्या लिख सकते हैं, दिस इज 5 + 1 इज ग्रेटर देन 5 + 1 इज ग्रेटर देन 5, तो डू नॉट रिलैक्स, डू नॉट रिलैक्स। ठीक है। हमने इसको रिलैक्स नहीं किया, इसकी अपडेट, इसका जो वेट था उसको अपडेट नहीं किया। या इस तरह से लिख दो वैल्यू या की वैल्यू नॉट अपडेटेड, की वैल्यू नॉट अपडेटेड, किसी भी तरह से आप लिख सकते हैं, रिलैक्स लिख सकते हैं, की वैल्यू अपडेशन लिख सकते हैं। इट इज ऑल बिकॉज ऑल योर कॉल, जैसे आपको ठीक लगे आप ऐसे एक्सप्लेन करिए। ठीक बात है। तो 3 to 5 वाला जो वर्टेक्स है उसे भी हमने कंसिडर कर लिया। 4 to 3 चलिए, 4 to 3, 4 से 3 को जाने वाला देखिए 4 to 3, 4 की क्या है 5, 3 की क्या है 5, तो 5 - 2 3 आएगा, और यहां एग्जिस्टिंग है 5, तो 3 जो है वो 5 से कम है। तो अब की बार क्या हुआ, ये क्या हुआ, इसको हमने रिलैक्स करके 3 कर दिया। और बस इसी चीज को यहां पर हम मेंशन कर देते हैं। क्या क्या किया हमने यहां पर देखिए, क्या एग्जिस्टिंग, एक्सक्यूज मी, हाँ बेटा, तो हमने क्या किया 4 to 3 में एग्जिस्टिंग की वैल्यू थी 5 प्लस ये क्या था -2, ये पूरा जो था इट इज लेस देन 5, तो हमने क्या किया रिलैक्स, है ना। 4 to 3 वाला जो वर्टेक्स था उसको भी हमने रिलैक्स कर दिया। अभी 5 - 2 इज 3, दिस वर्टेक्स हैज बीन रिलैक्स। चलिए अब 4 to 6 की बात करते हैं। 4 to 6, अभी तक 4 to 6, 6 पे तो अभी तक हम पहुंचे ही नहीं थे। अभी 4 से 6 पर जाने के लिए 6 की डिस्टेंस अभी कितनी थी इनफाइनाइट, 4 से होके 6 तक जाएंगे। 4 की वैल्यू कितनी है 5 -1 कितनी हो गई 4, है ना। इसको हमने अपडेट कर दिया, कितना कर दिया 4 कर दिया। अपडेट करके इसको हमने रिलैक्स कर दिया 4 कर दिया। और बिल्कुल एग्जैक्टली इसी चीज को हम यहां पर क्या लिख सकते हैं 5 + -1 इज लेस देन इनफाइनाइट, तो हमने क्या किया इस वर्टेक्स को भी रिलैक्स कर दिया। ठीक बात है। चलिए अब ये वाला काम हुआ। अब 5 to 7 को चेक करते हैं। 5 to 7 दिस वर्टेक्स इज नाउ रिलैक्स्ड, क्यों,
इसकी की वैल्यू क्या है 5, है ना, इसकी की वैल्यू है 5, और 5 को जब आपने इसके साथ रिलैक्स किया तो इसकी की कितनी हो गई 8, पहले कितनी थी इनफाइनाइट, तो 5 + 3 इज 8, तो क्या लिखेंगे 5 to 7 में 5 + 5 + 3 is less than infinite, is less than infinite, तो फिर रिलैक्स, ये वाला वर्टेक्स भी हमने रिलैक्स कर दिया, ठीक बात है। चलिए अब देखिए, अब कौन सा बचा, एक बचा, कौन सा 6 to 7, 6 to 7, जब हम 6 से 7 की तरफ गए तो ये की है 4, ये है 3, तो 4 + 3 कितना हुआ 7, विच इज लेस देन 8, तो अगेन इट हैज बीन रिलैक्स्ड। अब इसकी वैल्यू कितनी हो गई 7 हो गई, तो फिर लिख दो यहां पर वही चीज। ये मैं आपको इसलिए बता रही हूं कि इनकेस एग्जाम में अगर आप लिखना चाहें तो इस तरह एक एक वर्टेक्स को आप शो कर सकते हैं। तो क्या हुआ यहां पर देखिए 6 to 7 में 4 + 3 इज लेस देन इनफाइनाइट, तो इसका मतलब रिलैक्स, है ना। इस तरह से आपने इस वाले जो ग्राफ है, इस ग्राफ में इन सारे रिमेनिंग वर्टिसेस को, सारे जितने भी एजेस थे उन सबको आपने रिलैक्स कर दिया। और ये कौन से आइट्रेशन की बात कर रहे हैं हम, दिस इज आइट्रेशन 1, फर्स्ट आइट्रेशन है जिसके अंदर आपने पहले इनिशियलाइज किया और फिर पहली बार जितने भी वर्टेक्स, जितने भी आपके एजेस थे उन सबको आपने रिलैक्स कर दिया, ठीक है बेटा। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, नेक्स्ट आइट्रेशन में जाएंगे, क्यों, क्योंकि अभी ऐसा सिनेरियो हमें नहीं मिला कि पूरा आइट्रेशन कंप्लीट हो गया हो और कोई भी एज रिलैक्स ना हुआ हो। हम आइट्रेशन कब तक रिपीट करेंगे, जब पूरे आइट्रेशन में एक भी एज रिलैक्स ना हो, ठीक बात है। तो चलो अब नेक्स्ट वाले ग्राफ को बना लेते हैं, इनकी कीज कॉपी कर लेते हैं। दिस इज 0, दिस इज 0, दिस इज 3, इसकी है 0, इसकी आई थी अपडेटेड वैल्यू 3, और यहां जहां हमने आइट्रेशन 1 खत्म किया उसी की वैल्यूज के साथ आइट्रेशन 2 स्टार्ट करेंगे, ठीक है। दिस इज 3, दिस इज 5, 3 3 5, 3, दिस इज ऑल्सो 3 एंड दिस इज 5, और दैट इज 5 7 4, दिस वन इज 5, दिस इज 7 एंड दिस इज 4। ये कंफ्यूज मत होना, दिस इज द नोड नंबर एंड दिस इज द की वैल्यू, ओके। चलिए अब हम आइट्रेशन नंबर 2 की बात करते हैं। सेकेंड आइट्रेशन में फिर दोबारा हमें यही एज लिस्ट लिखनी है, दिस इज आवर आइट्रेशन 2, सेकेंड आइट्रेशन, ठीक बात है। चलिए अब सबसे पहले एज लिस्ट लिख लेते हैं। क्या है 1 to 2 पहला एज, दूसरा 1 to 3 और 1 to 4, यही 3 एजेस हैं, 1 to 2, 1 to 3, 1 to 4, 2 to 5, 2 to 5, और 2 से और कोई आउटगोइंग एज नहीं है, 3 to 2 और 3 to 5, 3 to 2 एंड 3 to 5, ठीक है। अब 4 को देखते हैं, 4 to 3 एंड 4 to 6, 4 to 3 एंड 4 to 6, सारे आउटगोइंग एज हमें कलेक्ट करने हैं, ठीक है। अब 5 से देखो, 5 to 7 एंड देन 6 to 7, 5 to 7 एंड देन 6 to 7, टोटल नंबर ऑफ एजेस कितने होने चाहिए 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, हमने सारे एजेस यहां पर लिख लिए। अब हम दोबारा से हर एज को रिलैक्स करेंगे, ठीक है। देखते हैं कि कितना, कौन कौन से एजेस हमारे रिलैक्स होते हैं। चलिए सबसे पहले 1 to 2 कंसिडर करो, 1 to 2, इसकी एट प्रेजेंट वैल्यू क्या है 3, और ऐड होके क्या आ रही है 6, तो 6 तो 3 से ज्यादा है, तो हम क्या करेंगे रिलैक्स नहीं करेंगे। इस चीज को यहां पर कैसे लिखेंगे, देखिए कैसे लिख सकते हैं, 0 + 6 इज ग्रेटर देन 3, डू नॉट रिलैक्स, ठीक है। हमने इसको रिलैक्स नहीं किया, ठीक, ये नॉट रिलैक्स्ड, नॉट रिलैक्स्ड,
चलो एक वर्ड हो गया। अब दूसरे वाले को देखो, 1 2 3, 1 2 3 देखो 5, 0 प्लस 5, 5, 5 इज ग्रेटर देन 3, तो इस वाले एज को भी हम रिलैक्स नहीं करेंगे। तो क्या लिखा, 0 प्लस 5 इज ग्रेटर देन 3, तो क्या लिखेंगे, नॉट रिलैक्स्ड। अब आप देखेंगे कि सेकेंड आइट्रेशन में ही बहुत ज्यादा जो नंबर ऑफ एजेस हैं वो रिलैक्स नहीं होंगे, और मतलब इस तरह से अगर हम सोर्स वर्टेक्स से शुरू करते हैं तो मैक्सिमम रिलैक्सेशन फर्स्ट आइट्रेशन में हो जाती है। ठीक है बेटा, यहां कर दिया। अब इस वाले में देखो 1 2 4, 1 2 4 में 0 प्लस 5 5 है, ऑलरेडी 5 है, तो इस वाले वर्टेक्स को भी हम रिलैक्स नहीं करेंगे क्योंकि ऑलरेडी यहां पर 5 प्रेजेंट है। तो क्या लिखेंगे, 0 प्लस 5 इज इक्वल टू 5, सो नॉट रिलैक्स्ड, है ना। होना क्या चाहिए, होना चाहिए इससे छोटा अगर रिलैक्स करना है तो। ठीक है, ये 3 वर्टेक्स हमने देख लिए। 2 2 5 3 है, अब देखो यहां पर रिलैक्सेशन हो गया, 3 है, 3 माइनस 1, 3 माइनस 1 कितना बना, 2 बना, अभी एग्जिस्टिंग कितना है, 5 है, तो हमने क्या किया, इसको हमने रिलैक्स करके कितना बना दिया, 2 बना दिया। चलिए उसी पेन से कर लेते हैं ताकि आपको क्लैरिटी बनी रहे। तो हमने क्या किया, 3 माइनस 1 इज 2, ठीक है। और इस वाले वर्टेक्स को हमने, इसमें जो एज है 3 2 5, इसको हमने, सॉरी 2 2 5, इसको हमने रिलैक्स कर दिया। तो क्या लिखेंगे, 3 प्लस माइनस 1 इज लेस देन, उसकी क्या एग्जिस्टिंग वैल्यू थी, 5, है ना, तो रिलैक्स, है ना। देखो 3 माइनस 1 इज 2, तो दिस एज हैज बीन रिलैक्स्ड एंड द न्यू वैल्यू इज 2। चलिए अब 3 to 2 चेक करिए, 3 to 2, 3 to 2, दिस इज 3 to 2, अगेन 3, इसकी की वैल्यू है 3, इसकी वैल्यू है 3, 3 माइनस 2 1, तो इट इज बीइंग अपडेटेड, इसकी छोटी वैल्यू हमें मिल रही है, 3 माइनस 2 इज 1। तो क्या लिखेंगे यहां पर, दिस वर्टेक्स हैज बीन, दिस एज हैज बीन रिलैक्स। तो क्या लिखें, 3 to 2 में 3 प्लस माइनस 2 इज लेस देन 3, क्या है ये, तो क्या करेंगे, रिलैक्स कर दिया इसको भी, है ना, इसको भी हमने रिलैक्स कर दिया। अब देखिए अगला, देखिए 3 to 5, 3 से 5 की तरफ जब हम जाएंगे तो क्या है, 3 प्लस 1, 3 प्लस 1 इज 4, है ना, और 4 इज ग्रेटर देन 2, तो क्या करेंगे, दिस पर्टिकुलर एज इज नॉट रिलैक्स। तो क्या लिखें, मैं बेटा ये कहूंगी आप साथ साथ अपनी कॉपी में करते रहें, वीडियो पॉज करें और सारे वर्टिसेस के लिए खुद से लिख के देखें। तो अब यहां पर क्या हुआ, जब आप 3 पर थे तो 3 प्लस 1 इज ग्रेटर देन 2, 3 प्लस 1 इज ग्रेटर देन 2, तो नॉट रिलैक्स्ड, नॉट रिलैक्स्ड। चलिए दिस इज नॉट रिलैक्स्ड। अब नेक्स्ट कहां पे आ गए, 4 to 3, 4 to 3, 4 to 3 is 5 minus 2, this is already 3, तो this again, this particular edge is not relaxed, लिख लेते हैं। तो 5 minus 2, 5 plus minus 2 is equal to 3, not relaxed, ठीक है, ऑलरेडी 3 है। अब देखिए 4 to 6, 4 to 6 क्या है, ऑलरेडी 4 है, इसको भी रिलैक्स नहीं करेंगे, तो 4 to 6 के केस में भी लिख लेते हैं, 5 प्लस माइनस 1 इज इक्वल टू 4, नॉट रिलैक्स्ड, ठीक है, ये भी रिलैक्स हो, नहीं रिलैक्स हुआ। चलिए अब 5 to 7, 5 to 7, दिस इज अगेन, दिस इज रिलैक्स, 5 की वैल्यू क्या हो गई, 2, 2 प्लस 3 इज 5, दिस पर्टिकुलर एज हैज बीन रिलैक्स। तो लिखिए 5 to 7 में क्या वैल्यू है, पहले क्या थी, 2 प्लस 3, 2 प्लस 3 इज लेस देन 7, तो रिलैक्स, अगेन दिस वर्टेक्स, दिस एज इज रिलैक्स। देखो तो 3 आपके जो एजेस हैं वो रिलैक्स अभी हुए हैं, है ना। अब 6 to 7 देख लेते हैं, 6 to 7 में कोई चेंज आया क्या, 4 plus 3 is 7 और 7 is greater than 5, तो दिस अगेन, दिस एज इज नॉट
रिलैक्स। तो क्या लिखें, 4 + 7 इज ग्रेटर देन 5, तो नॉट रिलैक्स्ड। अगेन इट इज नॉट रिलैक्स्ड। ठीक बात है। अब देखो इस आइट्रेशन, दिस इज आइट्रेशन नंबर 2, कंप्लीट हो गया आइट्रेशन। और हम देख सकते हैं कि इस पर्टिकुलर आइट्रेशन में सिर्फ 3 एजेस हैं जो रिलैक्स हुए। कौन कौन से, ये वाला, ये वाला और ये वाला। ये 3 एजेस हैं जिनको हम रिलैक्स कर पाए। इसका मतलब अभी जो हमारा एल्गोरिथम है वो पूरा का पूरा कंक्लूड नहीं हुआ है ना। अब नेक्स्ट आइट्रेशन की रिक्वायरमेंट है, तो नेक्स्ट आइट्रेशन में देखते हैं कितने एजेस जो ऐसे हैं जो एक और आइट्रेशन में रिलैक्स हो सकते हैं। तो चलिए पहले ये जो एज है इनको देख लेते हैं। 0 1 3 5, दीज आर 0 1 3 5, ये की वैल्यूज हैं। 0 1 3 5, देन 2 5 4, 2 5 एंड 4, ये अपडेटेड वैल्यूज हैं जो अभी हमारे पास हैं और एंड वी आर नाउ एंटरिंग इनटू आइट्रेशन 3। नाउ दिस इज योर आइट्रेशन 3, थर्ड आइट्रेशन। करेक्ट। चलिए अब देख लेते हैं, फिर से लिख देते हैं एज लिस्ट पूरी। क्या क्या है लिखें। सबसे पहले 1 2 2, 1 2 3, 1 2 5 4, 1 2 3 and 1 2 4, then 2 2 5, 1 2 2, 1 2 3, 1 2 4, 2 2 5, 3 2 2, 3 2 5, 3 2 2, 3 2 5, सारे एजेस लिखने हैं ध्यान से। देन 4 से ले लें, 4 2 3 एंड 4 2 6, 4 2 3 and 4 2 6, then 5 to 7 and 6 to 7, 5 to 7 and 6 to 7। ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये जरूर इंश्योर करें कि गलती से भी कोई ऐसा एज ना हो जो आप छोड़ दें। ठीक है बेटा। चलिए अब स्टार्ट करते हैं इनको एक एक करके। सबसे पहले 1 to 2 को देखो। अब मैं डायरेक्टली यहां पर, चलिए मैं इसे कंप्लीट कर देती हूँ। 1 to 2, क्या ये रिलैक्स हो रहा है? मैं डायरेक्टली लिख रही हूं नॉट रिलैक्स, नॉट रिलैक्स। ठीक है। अब देखिए 1 to 2 रिलैक्स हुआ नहीं, 1 to 3 हुआ नहीं, 1 to 4 हुआ नहीं, तो कौन सा हुआ? नॉट रिलैक्स्ड। ये तीनों ही एज जो हैं वो हमारे रिलैक्स नहीं हुए। चलिए अब अगला देखिए 2 to 5, 2 to 5। अब ये देखो 2 to 5 वाला जो आपका एज है इसकी वैल्यू है 1, वेट है -1, तो 1 - 1 कितना हो गया? 0। तो इसका मतलब ये जो एज है ये रिलैक्स हो गया। अब देखिए इस आइट्रेशन में एक और एज है जिसकी की जो होगी वो डिक्रीज हो गई। तो अब क्या लिखें इसको? जब हम 2 to 5 की बात कर रहे हैं तो 2 to 5 में 1 + -1 इज लेस देन, व्हाट वाज दैट? 2। तो दैट मीन्स रिलैक्स। एक बार रिलैक्स हो गया है ना, एक बार ये वर्टेक्स रिलैक्स हो गया। अब चल ये वाला जो एज था इट हैज बीन रिलैक्स। अगला देखिए 3 to 2, 3 to 2 में 3 + 1 0 हो रहा है, रिलैक्स नहीं हुआ। ठीक है। 3 to 5, जब हम 3 to 2, 3 to 2 इज नॉट रिलैक्स्ड, 3 to 5 इज नॉट रिलैक्स्ड। तो दोनों के दोनों को हमने रिलैक्स नहीं किया, इनके लिए लिख देते हैं नॉट रिलैक्स्ड। ठीक बात है। 3 to 2 and 3 to 5 is not relaxed. 4 to 3, 4 to 3 again is not relaxed. Then 4 to 6 is not relaxed. 5 to 7, 5 to 7 is relaxed, है ना। तो क्या 4 to 3 और 4 to 6 ये भी not relaxed। 4 to 3 and 4 to 6 again are not relaxed. Then 5 to 7 is relaxed. 0 + 3 is 3, है ना। तो लिख दो 5 to 7 में इस केस में क्या हुआ? 0 + 3 is less than 5, तो क्या करें? रिलैक्स। देखिए आइट्रेशन 3 में भी दूसरा एज है जो हम रिलैक्स कर पाए। उसके बाद 6 to 7,
इज अगेन नॉट रिलैक्स्ड, है ना, नॉट रिलैक्स्ड, डायरेक्टली लिख देते हैं नॉट रिलैक्स्ड। ठीक बात है। तो अब देखो, क्या हमें नेक्स्ट आइट्रेशन में जाने की जरूरत है? बिल्कुल जरूरत है। क्यों? क्योंकि अभी भी दो एज ऐसे हैं जो रिलैक्स हो रहे हैं। हमें कब तक आइट्रेट करना है? जब तक किसी एक पर्टिकुलर आइट्रेशन में एक भी एज रिलैक्स ना हो। तो नाउ वी आर हेडिंग टू आइट्रेशन नंबर 4, है ना। वी विल डू आइट्रेशन नंबर 4। चलिए इसे कॉपी कर लेते हैं। इसी स्लाइड को मैं कॉपी करती हूं और फिर आपको यहां पर दिखाती हूँ। चलिए बेटा देखिए, नाउ दिस इज योर आइट्रेशन नंबर 4। आइट्रेशन 4, ठीक है। और आइट्रेशन 4 में क्या करते हैं? इनको डिलीट कर देते हैं और अब हम अपने इस ग्राफ में हम काम करेंगे, ठीक है। चलिए सबसे पहले चेक कर लेते हैं क्या कोई एज ऐसा है या कोई ऐसा वैल्यू है जो रिलैक्स हो रहा है या नहीं हो रहा। चलिए पहले अपडेटेड वैल्यूज को लिख देते हैं। दिस इज 0, दिस इज 1, दिस इज 0, है ना, एंड दिस वन इज 3। ठीक है, ये ग्राफ है इनिशियल। और अब हम देखते हैं कि इस ग्राफ में कोई अपडेशन हो रहा है या नहीं हो रहा। एज में देखो 1 to 2, 1 to 2 कोई रिलैक्स हो रहा है? नहीं, क्यों? 0 + 6 इज ग्रेटर देन 1, नो रिलैक्सेशन। 0 + 5 इज ग्रेटर देन 3, नो रिलैक्सेशन। 0 + 5 इज ग्रेटर देन इज इक्वल टू 5, नो रिलैक्सेशन, है ना। इन तीनों में कोई नहीं है। ये तीनों हमने चेक कर लिए, इनमें कोई रिलैक्सेशन नहीं है। 2 to 5, 2 to 5 देखो, 1 - 1 0, नो रिलैक्सेशन। 3 to 2, 3 to 2, 3 - 2 is 1, no relaxation. 3 to 5, 3 to 5, 3 + 1 4 which is greater than 0, no relaxation. 4 to 3, 4 से 3 में ऑलरेडी आप लेके बैठे हुए हैं 3 को, नो रिलैक्सेशन। 4 to 6 अगेन नो रिलैक्सेशन। 5 to 7, 5 to 7, 0 + 3 is 3, no relaxation. And 6 to 7, 6 to 7 is already 3। तो देखिए ये ऐसा पहला आइट्रेशन है जिसमें एक एक करके हमने जितने भी एजेस कंसिडर किए उन एजेस में से नो एज इज फर्दर रिलैक्सिंग, so we may stop here। जब आप एग्जाम में दिखाएं तो इसके आगे के आइट्रेशन आपको दिखाने की जरूरत नहीं है ना। ऑल्दो जब आप कोड रन करेंगे तो कोड में या तो आप ब्रेक स्टेटमेंट लगाएंगे या फिर ये इतनी बार लूप जो होगा वो आपका चलेगा ही चलेगा। लेकिन जब आप सॉल्व करके दिखाएं तो जहां जिस पर्टिकुलर आइट्रेशन में आपके ये मॉडिफिकेशंस होने बंद हो जाएं, वहां ये जो एजेस हैं वो रिलैक्स होने बंद हो जाएं, वहां आप स्टॉप करके वहां जो रिजल्टेंट होगा वो आप छोड़ देंगे। ठीक है बेटा, तो आपका जो रिजल्ट है वो क्या है? चलिए इसे छोटा लिख देते हैं। क्या हुआ? नो एजेस आर relaxing in this iteration, so we have reached to the solution। ठीक है, हमें अपना सॉल्यूशन मिल चुका है। क्या सॉल्यूशन है? सॉल्यूशन देख लीजिए। सॉल्यूशन में क्या निकल के आया भाई? हम 1 पर हैं। 1 to 2 जो स्मॉलेस्ट डिस्टेंस है, 2 की जो स्मॉलेस्ट डिस्टेंस है ना, 1 से 2 पे जाने की, 1 से 2 पर जाने के लिए, 1 से 3 पर जाने के लिए, 1 से 4 पर जाने के लिए, 5 पर जाने के लिए, 6 पर जाने के लिए और 7 पर जाने के लिए जो स्मॉलेस्ट डिस्टेंसेस हैं वो हमें मिल चुके हैं। क्या क्या है? 1 से 2 पर जाने के लिए कॉस्ट कितनी है? 1, है ना। 3 पर जाने के लिए कितनी है? 3। 4 पर जाने के लिए कितनी है? 5। ये जो की वैल्यूज हैं ये इनकी स्मॉलेस्ट डिस्टेंसेस हैं। ठीक बात है। 1 से 5 पर जाने के लिए कितनी है? 1 से 5 पर जाने के लिए है 0 और 1 से 6 पर जाने के लिए है 4 और 1 से 7 पर जाने के लिए है आपके पास 3। तो दिस इज योर फाइनल सॉल्यूशन।
ठीक है बेटा। तो इस तरह से अगर एग्जाम में आपको बेलमैन फोर्ड पूछा जाता है तो आप स्टेप बाय स्टेप इसके सारे आइट्रेशंस को शो करेंगे। जितने भी एजेस आपने बनाए हैं उन सारे एजेस को एक एक करके रिलैक्स करेंगे, और जिस आइट्रेशन में ऐसा हो जाए कि कोई भी एज रिलैक्स ना हो उस आइट्रेशन तक आप उसकी पूरी वर्किंग को शो करेंगे। ठीक है, तो दिस इज योर बेलमैन फोर्ड एल्गोरिथम, और ये याद रखना है कि इट फॉलोज द डायनेमिक प्रोग्रामिंग अप्रोच। ठीक बात है। तो देखिए, iteration 1, this is iteration 2, this is iteration 3 and this is iteration 4। अब हम जो चीज हमने पढ़ी है, जो समझी है, उसी को आगे फर्दर अपनी नॉलेज को एनहांस करने के लिए ये देखते हैं कि इसका जो सूडो कोड है वो इस काम को कैसे कर रहा है ना। सूडो कोड में एनालाइज करते हैं। चलिए देखिए क्या कर रहे हैं। बेलमैन फोर्ड में G इज द ग्राफ, W इज द वेट मैट्रिक्स। जब भी हम कोई ग्राफ रिप्रेजेंट करते हैं तो उसको वेट मैट्रिक्स की फॉर्म में करते हैं, है ना। कैसे? इस तरह से, जैसे मान लीजिए नोड वन है, ये नोड 2 है, इस तरह से। दिस इज नोड 1 2 3 4 5 6 7, ऐसे ही 1 2 3 4 5 6 7, और जो उनके डिस्टेंसेस होते हैं वो हम यहाँ पर फिल कर देते हैं, उसको हम वेट मैट्रिक्स कहते हैं। ये आप पहले भी पढ़ चुके हैं ये चीज, है ना। तो ये इस वेट मैट्रिक्स का नाम है W। ठीक बात है। अब S क्या है? वो सोर्स जिससे हमें अपना पूरा का पूरा काम करना है। सोर्स इज स्पेसिफाइड, मतलब किस पर्टिकुलर सोर्स से आपको फाइंड आउट करनी है सारी डिस्टेंसेस। ठीक है। सबसे पहले क्या कॉल करता है ये? इनिशियलाइज सिंगल सोर्स। इनिशियलाइज करने में क्या होता है? बिल्कुल एग्जैक्टली सेम है जो डिक्स्ट्रा में आपने यूज किया था। क्या करता है वो? जितने भी वर्टिसेस हैं उन सारे वर्टिसेस की जो की है उसको सेट कर देता है इनफाइनाइट, सबके पेरेंट को कर देता है निल, और जो सोर्स वर्टेक्स है उसकी की को कर देता है 0, है ना। तो बिल्कुल नॉर्मल जो पहला वाला जो हमने स्टेप परफॉर्म किया था जिसमें हमने सोर्स की 0 और बाकी सबकी इनफाइनाइट सेट की थी, वो जो कोड है वो ये है। ठीक है। ये वही डिक्स्ट्रा वाला रिलैक्सेशन का कोड है जिसमें U और V दो वर्टिसेस हैं, उनके बीच की डिस्टेंसेस के ऊपर डिपेंडेंट है कि हम उस पर्टिकुलर एज को रिलैक्स करेंगे या नहीं करेंगे। ये बात हम पहले भी कर चुके। इफ दिस इज U, दिस इज V, है ना, इन दोनों के बीच में कोई कनेक्शन है, इसका वेट जो भी है दैट वेट इज W ऑफ U, V। तो हम क्या करते हैं? D ऑफ U और D ऑफ V, ये वैल्यूज हमारे पास गिवन है, तो क्या करते हैं? D ऑफ U प्लस दिस कॉस्ट, इफ दिस पर्टिकुलर कॉस्ट इज लेस देन दिस देन वी विल रिलैक्स इट। मतलब जो इनकी एडिशन वैल्यू है वो फाइनल वैल्यू को बना देंगे। यही काम हम एज को रिलैक्स करते हुए करके आए हैं, है ना। तो ये काम हो गया रिलैक्सेशन का। अब ये क्या कहता है? हमने क्या कहा था कि भाई डायनामिक प्रोग्रामिंग अप्रोच है, जितने एजेस हैं उन सबको, जितने नंबर ऑफ वर्टिसेस हैं उससे एक कम टाइम सारे एजेस को रिलैक्स करो। तो क्या लिखा है देखो, फॉर I इज इक्वल टू 1 to G डॉट V माइनस 1। G डॉट V क्या है? टोटल नंबर ऑफ वर्टिसेस इन अ ग्राफ। ग्राफ में जितने नंबर ऑफ वर्टिसेस हैं उससे एक कम टाइम क्या करें? फॉर ईच एज, ग्राफ में जितने भी एजेस हैं उन सबको रिलैक्स करो, है ना, रिलैक्स कर दो। इतना काम, ये जो काम है आपका, ये आपका काम जो मेन जो हमने अभी तक पढ़ा सूडो कोड, उसमें हमने अभी तक ये काम किया। अब ये जो आगे आने वाला कोड है, ये कोड क्या कर रहा है? इस कोड को, इसकी अंडरस्टैंडिंग के लिए हम एक एडिशनल चीज को समझेंगे, है ना। फिर मैं इस पर्टिकुलर कोड पर वापस आऊंगी। चलिए बेटा देख लेते हैं। अब सबसे पहले ये देखते हैं, ये एग्जाम्पल बाद में लेंगे, पहले हम ये देखते हैं कि ये जो आपका बेलमैन फोर्ड एल्गोरिथम है, ये अगर नेगेटिव एज प्रेजेंट है तो काम कैसे करता है। हम ये बात कहते हैं ना कि अगर बेलमैन फोर्ड एल्गोरिथम को हमने यूज ही क्यों किया कि ये नेगेटिव एजेस के केस में करेक्ट रिजल्ट देता है। तो हमने ये कुछ स्नैपशॉट बनाए। ये एग्जाम्पल मैंने वही लिए हैं जो डिक्स्ट्रा में लिए थे। इन्हीं एग्जाम्पल हम बेलमैन फोर्ड रन करके देखेंगे और देखेंगे कि क्या बेलमैन फोर्ड सक्सेसफुली काम कर रहा है या नहीं कर रहा। ठीक बात है। अब देखो यहां पर टोटल कितने वर्टिसेस हैं? 4 वर्टेक्स हैं, इसमें भी 4 वर्टेक्स हैं, इसमें भी 4 वर्टेक्स हैं। तो हमें कितने आइट्रेशन परफॉर्म करने हैं? 3 आइट्रेशन, है ना। नंबर ऑफ वर्टिसेस कितने हैं? नंबर ऑफ वर्टिसेस कितने हैं? 4। तो आइट्रेशन कितने हुए? 4 माइनस 1 इक्वल टू 3। 3 आइट्रेशन परफॉर्म करने हैं। चलिए अगर मैं ए को सोर्स मान के चलूं, सपोज दिस इज माई सोर्स, है ना, इस पर एक बार बेलमैन फोर्ड एल्गोरिथम लगाते हैं, 1 बाय 1 लगाते हैं और देखते हैं कि क्या बेलमैन फोर्ड करेक्टली हमें काम करवाता है, रिजल्ट सही देता है। देखते हैं। चलिए 0 इनिशियलाइज कर लेते हैं, इनफाइनाइट इनफाइनाइट इनफाइनाइट। ठीक है। फर्स्ट आइट्रेशन की बात करते हैं। फर्स्ट आइट्रेशन या आइट्रेशन 1,
ठीक। आइट्रेशन 1 में सबसे पहले ए टू बी, हमें एज नहीं लिख रही हूं या लिख लेती हूं, चलिए ए टू बी और ए टू सी, सी टू डी और डी टू बी, ये 4 एज हैं। ए टू बी, ए टू सी, सी टू डी और डी टू बी, ये 4 एज मैंने यहां पर लिख लिए, है ना। अब हम एक एक करके इनको रिलैक्स करेंगे। ए टू बी को रिलैक्स करो तो 0 + 3 = 3, डायरेक्टली लिख रही हूं मैं, ठीक है। 0 + 3 = 3, दिस इज रिलैक्स्ड। अब इसको देखो, सेकंड वाले को, ए टू सी को, 0 + 4 = 4, लेस देन इनफाइनाइट, अगेन दिस इज रिलैक्स्ड। नाउ दिस इज 4 + 2, सी टू डी, 4 + 2 = 6, विच इज यहां क्या है, इनफाइनाइट, तो दैट मीन्स दिस पर्टिकुलर एज इज ऑल्सो रिलैक्स्ड। नाउ डी टू बी, डी टू बी वैल्यू कितनी है अभी, 3, यहां 6 - 3 कितना है, 3, तो कोई रिलैक्सेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है, हो गया काम खत्म। अब आइट्रेशन 1 की बात कर ली हमने, अब हम आइट्रेशन 2 की बात करते हैं। चलिए मैं यहां पर ऐसे दिखा रही हूं आपको। आइट्रेशन 2 में, सेकंड आइट्रेशन में, फिर देखो मैक्सिमम कितने करने हैं, 3, पहला आइट्रेशन हम कर चुके हैं, ठीक। एक्सक्यूज मी, देखिए 0 + 3 = 3, नॉट रिलैक्स्ड। 0 + 4 = 4, not relaxed. 4 + 2 = 6, not relaxed. 6 - 3 = 3, not relaxed. तो मतलब आइट्रेशन नंबर 1 में ही जितने भी वर्टिसेस थे उनके जो करस्पॉन्डिंग एजेस हैं वो सारे रिलैक्स हो गए, और आइट्रेशन 2 में किसी रिलैक्सेशन की रिक्वायरमेंट नहीं रही। दैट मीन्स ऑन दिस पर्टिकुलर ग्राफ बेलमैन फोर्ड इज वर्किंग। हम कब कहेंगे बेलमैन फोर्ड वर्किंग है? भाई हम ये कह रहे हैं, हम ये इंश्योर कर रहे हैं कि अगर ग्राफ में v नंबर ऑफ वर्टिसेस हैं तो मैक्सिमम v - 1 नंबर ऑफ आइट्रेशंस में सारे एजेस रिलैक्स हो जाएंगे। अगर इसके बाद एक और आइट्रेशन हमने परफॉर्म किया और वर्टेक्स कोई एक एज ऐसा है जो रिलैक्स हो गया, तो हम कहेंगे कि भाई हमारा बेलमैन फोर्ड काम नहीं कर रहा है ना। तो बेलमैन फोर्ड की करेक्टनेस को चेक करने के लिए हम क्या कहते हैं कि मैक्सिमम इतने नंबर ऑफ आइट्रेशन में आपके सारे एजेस रिलैक्स हो जाएं, और इसका एक और आइट्रेशन परफॉर्म करने के बाद कोई भी नया वर्टेक्स ऐसा ना हो जो, या नया एज ना हो जो रिलैक्स हो रहा हो, ठीक है। तो अब इस केस में तो एक आइट्रेशन के बाद ही सारे सैचुरेट हो गए, तो इसका मतलब इस पे तो बेलमैन फोर्ड काम कर रहा है। इस ग्राफ पे तो डिक्स्ट्रा एल्गोरिथम भी काम कर रहा था, है ना, इफ यू रिमेंबर, आप उस पर्टिकुलर लेक्चर में जाके देख सकते हैं। अब इस ग्राफ की बात कर लेते हैं, इस ग्राफ में आ जाते हैं। चलिए इसमें भी अगेन 4 वर्टिसेस हैं, मैक्सिमम 3 बार आइट्रेशन हमें परफॉर्म करना है ना। इस वाले एज को रिलैक्स करते हैं, सबसे पहले इनिशियलाइज करते हैं। दिस इज 0, दिस इज इनफाइनाइट, इनफाइनाइट एंड इनफाइनाइट, हो गया काम। अब इनिशियलाइज करने के बाद एक एक करके इनके एजेस को रिलैक्स करो। 0 + 3 = 3, है ना। 0 + 4 = 4, 4 + 2 = 6 एंड 6 - 6 = 0। ठीक बात है, हो गया ये। अब पहला आइट्रेशन कंप्लीट हो गया, अब सेकंड आइट्रेशन की बात करते हैं। 0 + 3 = 3, नॉट रिलैक्स्ड। 0 + 4 = 4, not relaxed. 4 + 2 = 6, not relaxed. And 6 - 6 is already present 0. मतलब we are having the minimum values out there. तो इसका मतलब इस पर्टिकुलर ग्राफ पर भी बेलमैन फोर्ड काम कर रहा है। एक और बार अगर आप रिलैक्स करोगे तो कोई ऐसा एज नहीं है जो और रिलैक्स हो रहा है, जबकि सेम एग्जाम्पल जब हम डिक्स्ट्रा यूज कर रहे थे तो वहां पर ये वाला जो एज था ये रिलैक्स हो रहा था। क्यों, ऐसा क्यों है? क्योंकि डिक्स्ट्रा ये कहता था कि जिस भी वर्टेक्स को आपने डिस्कवर कर लिया, एक्सट्रैक्ट कर लिया, तो उससे जुड़े हुए वर्टिसेस को आप अब रिलैक्स नहीं करेंगे। जो वर्टेक्स आप एक बार काम यूज कर चुके, उस वर्टेक्स पर आने वाले पाथ को दोबारा रिलैक्स आप नहीं कर सकते, है ना, क्योंकि वो वर्टेक्स अब हीप के अंदर है ही नहीं। तो अब इसका क्या मतलब हुआ कि बेलमैन फोर्ड, यहां से ये बात हमें इंश्योर हो गई कि बेलमैन फोर्ड जो है वो नेगेटिव वेट वाले किसी भी ग्राफ के ऊपर सक्सेसफुली काम करता है ना। किसी भी कोई ग्राफ आपको गिवन है, उसमें अगर नेगेटिव वेट है किसी भी एज का, तो दैट बेलमैन फोर्ड एल्गोरिथम विल करेक्टली गिव द रिजल्ट। अब एक ये वाला एग्जांपल देखते हैं। इस एग्जांपल में आपको याद होगा जब हम डिक्स्ट्रा की बात कर रहे थे तो डिक्स्ट्रा में क्या था कि भाई नेगेटिव वेट अगर है किसी भी एज का तो डिक्स्ट्रा जरूरी नहीं, डिक्स्ट्रा जो है वो कंफर्म नहीं करता कि रिजल्ट सही होगा, है ना, हो भी सकता है नहीं भी। लेकिन अगर नेगेटिव साइकिल प्रेजेंट है, नेगेटिव वेट साइकिल प्रेजेंट है, तो देखते ही आप बता दोगे कि डिक्स्ट्रा काम नहीं करेगा। तो देखो इसमें क्या है, 2 - 4, ये जो साइकिल है, एरो इधर जा रहा है फिर एरो इधर आ रहा है ना, ये जो साइकिल है इसका जो वेट है वो माइनस में है, नेगेटिव वेट है।
तो अब ये देखते हैं क्या बेलमैन फोर्ड नेगेटिव वेट साइकिल पर काम करेगा क्या। अब ये वाली चीज हमें चेक करनी है। तो चलिए मान लीजिए हमने ए को सोर्स वर्टेक्स मान लिया, तो फिर इन्हें इनिशियलाइज करो। दिस इज 0, दिस इज इनफाइनाइट, 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 इनिशियलाइज कर लिया। आइट्रेशन 1, आइट्रेशन 2, आइट्रेशन 3, मैक्सिमम 3 आइट्रेशन हैं हमारे पास, ठीक है। आइट्रेशन 1 में चेक करते हैं, 0 + 1 is 1, दिस इज मॉडिफाइड, रिलैक्स्ड। देन B2C, 1 + 2 is 3, दिस इज अगेन रिलैक्स्ड, है ना। C2D, 3 + 3 is 6, दिस इज रिलैक्स्ड। एंड दिस 3 - 4, सी दिस इज 3 एंड दिस इज -4, इस एज को रिलैक्स करेंगे तो ये क्या बनेगा, -1, अगेन दिस इज रिलैक्स्ड। हो गया। ये पहले आइट्रेशन में, फर्स्ट आइट्रेशन में वी आर डन विद आइट्रेशन 1। आइट्रेशन 1 हमने पूरा कर लिया और इस आइट्रेशन में रिलैक्सेशन के बाद ये वाले जो वेट्स हैं, ये जो एजेस हैं, इस तरह से रिलैक्स हो गए। अब सेकेंड आइट्रेशन की बात करते हैं। सेकेंड आइट्रेशन में फिर इस वाले एज को देखो, 0 + 1 1, एग्जिस्टिंग वैल्यू क्या है, -1, नॉट रिलैक्स्ड। इस वाले एज को देखो, -1 + 2, कितना हो गया, -1 + 2, रिलैक्स हो गया, 1 बन गया, है ना। दिस इज रिलैक्स्ड, इस एज को रिलैक्स किया, रिलैक्स हो गया। अब दिस इज 1 + 3 is 4, दिस इज 6, अगेन दिस इज रिलैक्स्ड, ठीक है। आइट्रेशन 2 में है हम। अब देखो इससे -4, दिस इज 1, दिस इज -4, ये क्या बन गया, -3, दिस इज ऑल्सो रिलैक्स्ड। आइट्रेशन नंबर 2 में भी हमने ये काम कर लिया, आइट्रेशन नंबर 2 किया एंड these edges आर अगेन रिलैक्स्ड। अब आइट्रेशन नंबर 3 में चले जाते हैं। ये लास्ट आइट्रेशन है ना। इसके बाद अगर कुछ रिलैक्स होगा तो हम कहेंगे बेलमैन फोर्ड ने काम नहीं किया। फिर देखिए, अब देखिए 0 + 1 is 1, ये -3 है, ये रिलैक्स नहीं हुआ। -3 + 2 is -1, अगेन दिस इज रिलैक्स्ड। -1 + 3 is 2, अगेन दिस इज रिलैक्स्ड, है ना। और इसे देखो, -1 -4, दिस इज -5, अगेन दिस इज रिलैक्स। तो आइट्रेशन नंबर 3 भी डन हो गया, है ना। और अभी भी ये जो वर्टिसेस हैं ये रिलैक्स हो रहे हैं। अब आइट्रेशन नंबर 4 में देखते हैं, क्या आइट्रेशन नंबर 4 में कोई वर्टेक्स रिलैक्स हुआ। देखिए 0 + 1 is 1, not relaxed, -5 + 2 is -3, so this is relaxed। देखिए दिस इज रिलैक्स्ड, है ना। लास्ट वाला, लास्ट आइट्रेशन में ये रिलैक्स हो गया। -3 + 3 is 0, अगेन this edge is also relaxed. Then this one, -3 -4, this is -7, again this is relaxed। तो आइट्रेशन नंबर 4 में भी edges are relaxing, है ना। तो दैट मीन्स बेलमैन फोर्ड, क्या लिख सकते हैं, बेलमैन फोर्ड does not work here। यहां पर बेलमैन फोर्ड ने काम नहीं किया। कहा, जहां नेगेटिव वेट साइकिल प्रेजेंट था। देखिए ये जो साइकिल है ये नेगेटिव वेट साइकिल है, नेगेटिव वेट साइकिल, दिस इज नेगेटिव वेट साइकिल। जहां नेगेटिव वेट साइकिल है, दिस वन, वहां बेलमैन फोर्ड काम नहीं करता। बहुत सीधी बात हमें यह समझ में आती है ना। तो हम किस नतीजे पे पहुंचे, हमें क्या समझ में आया कि अगर सिंपल नेगेटिव वेट वाले एजेस हैं तो बेलमैन फोर्ड गारंटी करता है कि ये सिंगल सोर्स शॉर्टेस्ट पाथ करेक्टली आइडेंटिफाई करके देगा। लेकिन अगर आपके ग्राफ में नेगेटिव वेट का साइकिल है, ऐसा साइकिल जिसका टोटल वेट जो है वो नेगेटिव है, माइनस में आ रहा है, तो उस केस में बेलमैन फोर्ड भी काम नहीं करेगा। क्योंकि देखिए इनफाइनाइट है, ये तो इनफाइनाइट है, हर बार माइनस होता चला जा रहा है, हर बार ये जो एज है ये रिलैक्स होता चला जाएगा। तो अगर हमें इसको काम कराना है तो हमें बेलमैन फोर्ड को मॉडिफाई करना पड़ेगा। जो प्लेन बेलमैन फोर्ड है, जो स्टैंडर्ड बेलमैन फोर्ड एल्गोरिथम है, वो नेगेटिव वेट साइकिल पर काम नहीं करता। ये आपको ध्यान रखना है बेटा, ठीक बात है। तो चलिए अब इसी बात को, लेकिन एक इंपॉर्टेंट बात है कि आप मुझे एक बात बताइए, क्या अगर कोई आपसे पूछे कि क्या बेलमैन फोर्ड एल्गोरिथम ये बता सकता है कि आपके ग्राफ में नेगेटिव वेट साइकिल प्रेजेंट है या नहीं, तो
तो इसका जवाब है हाँ, बता सकता है ना। बेलमैन फोर्ड एल्गोरिथम ये बता सकता है कि आपके ग्राफ में नेगेटिव वेट साइकिल प्रेजेंट है या नहीं। क्यों? क्योंकि अगर टोटल नंबर ऑफ टाइम, मान लीजिए टोटल वर्टिसेस v हैं, v-1 नंबर ऑफ टाइम आपने आइट्रेशन चला दिए, है ना, सारे एजेस को रिलैक्स कर दिया। अगर उसके एक और एडिशनल आइट्रेशन में कोई एजेस रिलैक्स हो रहे हैं, तो इसका मतलब आपको ये पता चल रहा है कि इसमें एक नेगेटिव वेट का साइकिल है। अगर नेगेटिव वेट साइकिल है तभी उसका कोई एज रिलैक्स होगा आगे, अदरवाइज वो एजेस जो होंगे वो रिलैक्स नहीं हो सकते। तो इसका मतलब बेलमैन फोर्ड एल्गोरिथम किस काम के लिए यूज कर सकते हैं? नेगेटिव वेट अगर किसी ग्राफ में प्रेजेंट है तो ये उसका सिंगल सोर्स शॉर्टेस्ट पाथ कैलकुलेट कर सकता है, लेकिन साथ साथ ये भी बता सकता है कि नेगेटिव वेट वाला साइकिल प्रेजेंट है या नहीं। ऑल्दो ये नेगेटिव साइकिल के केस में करेक्ट रिजल्ट नहीं देता, लेकिन इट कैन डिटेक्ट दैट देयर इज अ साइकिल इन अ ग्राफ, नेगेटिव वेट साइकिल इन अ ग्राफ। ठीक है, ये चीज इंपॉर्टेंट है। और इसी चीज को मैं यहां पर, जब आप अगर शॉर्ट नोट में आप बेलमैन फोर्ड एक्सप्लेन करेंगे तो आप ये चीज यहां पर बता सकते हैं, है ना। क्या लिख सकते हैं? ठीक है, और यहां पर ऐड कर देती हूं मैं एक पॉइंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्या, कि बेलमैन फोर्ड एल्गोरिथम कैन डिटेक्ट द presence of negative weight cycle in a given graph। एक ग्राफ के अंदर नेगेटिव वेट साइकिल प्रेजेंट है या नहीं, ये बता सकता है बेलमैन फोर्ड, डिटेक्ट कर सकता है ना, डिटेक्ट कर सकता है, लेकिन उसको फाइंड आउट नहीं कर सकता कि कहां पर है। ये नहीं बता पाएगा कहां पर है, कि कौन से वर्टिसेस के बीच में है, ये इसका काम नहीं है। ये सिर्फ इतना बता सकता है कि इसमें नेगेटिव वेट साइकिल प्रेजेंट है, फाइंड आउट नहीं कर सकता कहां पर है। ध्यान रखिएगा इस बात को, ठीक है। तो बेलमैन फोर्ड कैन डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ नेगेटिव वेट साइकिल, दिस इज एन इंपॉर्टेंट पॉइंट, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, पॉइंट टू बी नोटेड। ठीक है बेटा। अब एक और बात, जैसे मैंने यहां पर आपको कहा था कि ये अनडायरेक्टेड ग्राफ्स के ऊपर भी काम करता है। तो देखो, अगर ये अनडायरेक्टेड ग्राफ है और मान लो इसका जो वेट है वो माइनस में होता, है ना, मान लो ये -2 होता, तो अनडायरेक्टेड के केस में ये भी -2 हो जाता और ये भी -2 हो जाता, तो -2 ऐड होके माइनस बनते, है ना। तो हमेशा याद रखना है कि अनडायरेक्टेड ग्राफ अगर है और उस अनडायरेक्टेड ग्राफ का अगर कोई एज नेगेटिव है, तो इसका मतलब उसमें 100% नेगेटिव वेट साइकिल है, और बेलमैन फोर्ड उसका काम कभी भी सक्सेसफुली नहीं कर सकता। तो बेलमैन फोर्ड को करेक्ट रिजल्ट देने के लिए जो ग्राफ है वो डायरेक्टेड होना चाहिए, और डायरेक्टेड ग्राफ का भी मतलब अनडायरेक्टेड अगर है तो उसमें नेगेटिव वेट नहीं होना चाहिए। अनडायरेक्टेड में अगर नेगेटिव वेट होगा तो उसको डायरेक्टेड बनाने में वो नेगेटिव वेट का साइकिल जनरेट कर देगा। ठीक है बेटा, तो ये चीज आपको याद रखनी है। अब देख लेते हैं, तो हम इस तरह से बेलमैन फोर्ड को सॉल्व कर सकते हैं। और बेलमैन फोर्ड की करेक्टनेस के लिए अब यहां देखिए, यहां तक हमने क्या किया, जितने नंबर ऑफ वर्टिसेस थे उससे एक कम टाइम हमने हर एज को रिलैक्स किया, जितने भी एजेस थे उन सबको रिलैक्स किया। तो फिर ये जो कोड है, ये कोड क्या काम कर रहा है? ये कोड क्या करता है जो हमने किया, कि जितने नंबर ऑफ एजेस हैं सारे एजेस को हमने v-1 टाइम रिलैक्स कर लिया, उसके बाद एक और टाइम हमने सारे एज को रिलैक्स फॉर ईच एज, सी, फॉर ईच एज इन ई। जी डॉट ई क्या है? सेट ऑफ ऑल एजेस ऑफ द ग्राफ। सारे एजेस को एक और बार रिलैक्स करने की कोशिश की, है ना। और अगर कोई भी ऐसा है जो रिलैक्स हो रहा है, तो फिर उस केस में हम क्या कहेंगे कि नेगेटिव वेट साइकिल प्रेजेंट है, नहीं तो नेगेटिव वेट साइकिल प्रेजेंट नहीं है। तो ये क्या कर रहा है, दिस कोड, सीधा सीधा क्या लिख सकते हैं कि ये कोड नेगेटिव वेट साइकिल को डिटेक्ट करने के लिए है। दिस कोड डिटेक्ट्स द प्रेजेंस ऑफ नेगेटिव वेट साइकिल। ठीक बात है, क्या कह रहा है ये भाई,
भाई अगर एक और बार सारे एजेस के लिए देखो, अगर एक बार भी कोई आपका जो वो है एज रिलैक्स हो रहा है तो इसका मतलब उसमें नेगेटिव वेट साइकिल प्रेजेंट है। ठीक बात है। तो इस तरह से ये जो बेलमैन फोर्ड एल्गोरिथम है, सिंपल कोड में क्या कहता है कि इनिशियलाइज करके v-1 टाइम सारे एजेस को रिलैक्स कर दो और उसके बाद एक और बार रिलैक्स करके देखो। अगर कोई भी रिलैक्स हुआ तो इसका मतलब कह दो ये रिटर्न फॉल्स का मतलब क्या हुआ कि भाई बेलमैन फोर्ड सक्सेसफुली काम नहीं करेगा। रिटर्न टू का मतलब क्या हुआ कि भाई हाँ ये सक्सेसफुली काम इसने कर दिया। इसका मतलब है कि नेगेटिव वेट साइकिल प्रेजेंट है। इसका क्या मतलब है कि एक और बार रिलैक्स हो सकता है ना। v डॉट डी इज ग्रेटर देन u डॉट डी प्लस डब्ल्यू कॉमा वी, मतलब अगेन देयर इज अ कंडीशन फॉर रिलैक्सेशन। तो रिलैक्स अगर हो पा रहा है तो इसका मतलब इसमें नेगेटिव वेट साइकिल प्रेजेंट है। ठीक बात है। तो इस तरह से एग्जाम में क्या आता है, एग्जाम में बेलमैन फोर्ड एल्गोरिथम एक्सप्लेन करने को आएगा, किस काम के लिए यूज करते हैं ये पूछा जाएगा, इसका सूडो कोड लिखने को आएगा और साथ साथ इसकी कॉम्प्लेक्सिटी कैलकुलेट करने के लिए आती है ना। दो तरीके से, या तो डायरेक्टली लिख देंगे या फिर हम ये फाइंड आउट करेंगे कि किस तरह से हम इसकी कॉम्प्लेक्सिटी को फाइंड आउट करते हैं। कॉम्प्लेक्सिटी एज कंपेयर टू डिक्स्ट्रास एल्गोरिथम ज्यादा होती है ना। कैसे होती है वो चेक करते हैं। चलिए देखिए, सबसे पहले पहला स्टेप क्या है, इनिशियलाइज सिंगल सोर्स। सिंगल सोर्स को इनिशियलाइज करने में कितनी है भाई, जितने भी वर्टेक्स हैं ग्राफ में इस पूरे की जो कॉम्प्लेक्सिटी है वो कितनी होगी बताओ, बिगो ऑफ वी। जितने वर्टेक्स हैं उन सबको एक एक करके उनके डिस्टेंसेस को आप सेट कर रहे हैं, या तो इनफाइनाइट या फिर जीरो, है ना। तो इस केस में जितने वर्टेक्स हैं उतना काम आपको करना पड़ेगा। तो बिगो ऑफ वी इस पूरे कोड की कॉम्प्लेक्सिटी हो गई। अब ये जो कोड है इसको ध्यान से देखो, इसमें क्या है, रिलैक्स कर रहे हो आप एक पर्टिकुलर वर्टेक्स को। जब हम डिक्स्ट्रा एल्गोरिथम में रिलैक्स करते थे तो हमने देखा था, मैंने डिक्रीज की ऑपरेशन यूज किया था इफ यू रिमेंबर। डिक्रीज की ऑपरेशन क्या होता है कि एक हीप के अंदर अगर आपने डिफरेंट नोड्स को सेट किया हुआ है और रिलैक्स क्या करता है, किसी एक पर्टिकुलर नोड की वैल्यू को डिक्रीज ही तो करता है। रिलैक्स करने का मतलब क्या है कि अगर उसकी वैल्यू मान लो 10 है, पाथ की जो कॉस्ट है वो 10 है, अगर उससे कम कॉस्ट आपको मिल रही है तो मान लो 8 मिल रही है तो आप उसे 8 कर दो, तो मतलब आपने की वैल्यू को डिक्रीज ही तो किया। अब डिक्स्ट्रा एल्गोरिथम में हर बार हम क्या करते थे कि जितने भी नोड्स थे ग्राफ के उनको हम मिन हीप में अरेंज करते थे, है ना, क्योंकि हर नोड को हमें एक्सट्रैक्ट करना होता था एक एक करके। अब यहां पर जब हम बेलमैन फोर्ड की बात करते हैं तो यहां हम मिन हीप नहीं बना रहे, क्योंकि हम मिनिमम को फाइंड आउट करते ही नहीं है, हम तो सिंपल एजेस को रिलैक्स कर रहे हैं। ठीक बात है। तो उस केस में जब हम एक एज को रिलैक्स करते थे तो टाइम लगता था log v। किसी भी एज को रिलैक्स करने में हमें log v टाइम लग रहा था, जबकि यहां इन केस ऑफ बेलमैन फोर्ड ये पूरा का पूरा काम हम कांस्टेंट टाइम में कर लेते हैं। हमें पता है कि कौन से पर्टिकुलर की पे जाना है, उसे रिलैक्स करना है। एरे के अंदर सारे एलिमेंट्स हैं, उन एलिमेंट्स में मान लो ये 0 है, ये इनफाइनाइट है सारे इनिशियली, तो जिसकी भी की आपको चेंज करनी है उस इंडेक्स पे जाके आप उस की को मॉडिफाई कर दीजिए। तो कांस्टेंट टाइम में आप किसी भी वर्टेक्स की वैल्यू को की को मॉडिफाई कर सकते हैं, है ना। तो यहां पर जो रिलैक्सेशन वाला ये जो सिंगल स्टेप है ये बिग ऑफ 1 टाइम लेता है, यूनिट टाइम लेता है, जबकि डिक्स्ट्रा के केस में ये लॉग एन टाइम ले रहा था। एक बात है, क्योंकि ये हीप में अरेंज थे। अब देखो बेटा, इनिशियलाइज सिंगल सोर्स ने कितनी कितनी कॉम्प्लेक्सिटी ली, बिगो ऑफ वी, है ना। I इज इक्वल टू 1 टू जी वी माइनस 1, तो ये लूप कितनी बार चला, v-1 टाइम, तो इसकी कॉम्प्लेक्सिटी हो गई v-1, बिगो ऑफ v-1। ठीक बात है। और फॉर ईच एज, हर एक एज के लिए, एज कितने हैं, बिगो ऑफ ई, एज कितने हैं, बिगो ऑफ ई, है ना, नंबर ऑफ एजेस, हर एज की बात कर रहे हैं। रिलैक्स ये वाला जो स्टेप है ये कितनी कॉम्प्लेक्सिटी ले रहा था, बिगो ऑफ 1। ठीक बात है। तो इतने की कॉम्प्लेक्सिटी टोटल कितनी हुई बताओ, इन सब की टोटल कितनी हो गई। देखो बिगो ऑफ वी अगर मैं ओवरऑल मानूं तो सीधी सीधी देखो, बिगो ऑफ वी प्लस बिगो ऑफ v-1, इसको भी बिगो ऑफ वी मान सकते हैं, है ना, इनटू बिगो ऑफ ई। ठीक बात है, कितनी हो गई, बिगो ऑफ वी प्लस बिगो ऑफ v-1 इंटू बिगो ऑफ v-1 इंटू बिगो ऑफ ई, है ना। तो इसको क्या लिख सकते हैं, अगर मैं एसिम्प्टोटिकली देखूं तो इसको मैं v मान सकती हूं, तो ये कितना हो गया, बिगो ऑफ v इंटू ई। यही हुई, सारी की सारी हमने ऐड कर दी, प्लस ये भी ऐड हुई, ये कितनी है भाई, ये क्या है, फॉर ईच एज, हर एक एज को रिलैक्स करना है, कितने एज हैं ई, तो इसकी कॉम्प्लेक्सिटी कितनी है, बिगो ऑफ
ई, है ना। तो इसमें बिग ऑफ वी और ऐड कर लो, बिग ऑफ ई, ये वाली। जब आप इसको ऐड करेंगे तो टोटल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी हो जाएगी, इस तरह से लिख सकते हैं, है ना, प्लस बिग ऑफ ई, बिग ऑफ ई। ठीक बात है। तो कितनी हो गई, रनिंग टाइम इसका हुआ बिग ऑफ वी डॉट ई। इंपॉर्टेंट है, अगर डिराइव करने के लिए आती है तो जो मैंने आपको तरीका बताया ये सारी चीजें आपको लिख देनी है ना। एक बार फिर से देख लीजिए, इसको काम करने में, इनिशियली सेट करने में वी टाइम लगेगा, ये कांस्टेंट टाइम में हो जाएगा क्योंकि किसी हीप में अरेंज नहीं है। ठीक बात है। ये v -1 टाइम हो रहा है, वी आर द नंबर ऑफ एज वर्टिसेस, हर एज के लिए काम हो रहा है, तो ई टाइम लूप है, मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ गया, बिग ऑफ v डॉट ई। तो दिस इज द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ बेलमैन फोर्ड एल्गोरिथम। ठीक बात है बेटा। अब डिक्स्ट्रा की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आपको याद होगी, v log e या e log v हुआ करती थी, है ना। दोनों में से एक टर्म लॉग वाला था, दोनों में से एक टर्म लॉग वाला था, तो इसका मतलब v log e अगर मैं लिखूं या e log v मैं लिखूं तो दोनों की जो कॉम्प्लेक्सिटी है वो इससे कंपैरेटिवली कम है, क्योंकि यहां पर फुल वैल्यू है और log e या log v की वैल्यू v या e से कम होती है। तो इसका मतलब डिक्स्ट्रा की जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो बेलमैन फोर्ड की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी से कम है, लेकिन नेगेटिव वेट अगर वहां पर है किसी एज का तो वहां डिक्स्ट्रा काम नहीं करता, जबकि बेलमैन फोर्ड जो है वो स्लो है एज कंपेयर टू डिक्स्ट्रा एल्गोरिथम, है ना। क्योंकि जितने भी अपडेट्स होते हैं, अब आप एप्लीकेशन की अगर बात करें, डिफरेंट एल्गोरिथम्स की एप्लीकेशन की बात करूं तो ये सिंगल सोर्स शॉर्टेस्ट पाथ एल्गोरिथम्स की एप्लीकेशंस क्या हो सकती हैं। भैया आप मान लीजिए कि आप एक नेटवर्क पे काम कर रहे हैं और नेटवर्क में एक पर्टिकुलर नोड से बाकी रिमेनिंग जितने भी नोड्स हैं उनकी मिनिमम डिस्टेंस आपको फाइंड आउट करनी है। जैसे आप अगर स्टार टोपोलॉजी की बात करते हैं, आप कंप्यूटर नेटवर्क पढ़ेंगे नेक्स्ट सेमेस्टर में, तो उसमें क्या होता है कि एक पर्टिकुलर नोड से बाकी सारे के सारे नोड्स को कनेक्ट करना होता है। तो हम क्या चाहते हैं कि एक नोड से, ये पूरा नेटवर्क है, इस पर्टिकुलर नोड से मिनिमम डिस्टेंस फाइंड आउट कर दें ताकि जो केबल की लेंथ है वो कम से कम लगे। भाई एक वायर के थ्रू आप इन आपस में कनेक्ट करेंगे, इस नोड से इन 4 नोड्स को कनेक्ट करना है, तो हम चाहते हैं कि जो केबल की लेंथ हो वो मिनिमम हो, है ना। तो इस केस में ये सिंगल सोर्स शॉर्टेस्ट पाथ प्रॉब्लम काम आएगी। ठीक बात है। तो अब यहां पर एडवांटेजेस क्या है इसके और डिसएडवांटेजेस क्या है बेलमैन फोर्ड के, बेलमैन फोर्ड के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेज। ये एक एग्जांपल और है, अभी हम इसको डिस्कस करेंगे। ड्रॉबैक्स क्या है, इट डज नॉट वर्क इफ नेगेटिव वेट साइकिल इज प्रेजेंट, ये तो हमें पता है ना। स्लोअर देन डिक्स्ट्रास एल्गोरिथम, सो इट इज लेस एफिशिएंट फॉर लार्ज ग्राफ। लार्ज मतलब जहां पर नंबर वेयर नंबर ऑफ वर्टिसेस आर मोर, है ना, लार्ज, बहुत सारे डेंस ग्राफ्स की बात कर रहे हैं। इट इज नॉट इफेक्टिव इन केस ऑफ टोपोलॉजी चेंज एज अपडेट्स आर स्प्रेड नोड बाय नोड। हम क्या करते हैं कि टोपोलॉजी चेंज का मतलब कि कोई एक पर्टिकुलर नोड अभी यहां कनेक्टेड है और अब वो कहीं और किसी, उसका जो कनेक्शन पॉइंट है वो चेंज हो गया, तो कनेक्शन पॉइंट चेंज होते ही उसके जो एजेस होंगे वो मॉडिफाई होंगे, और ये मॉडिफिकेशन बेलमैन फोर्ड में क्या होती है, आइट्रेशन बाय आइट्रेशन, एक एक करके मॉडिफाई होगा। तो जो प्रोसेस है वो स्लो है एज कंपेयर टू डिक्स्ट्रा एल्गोरिथम। ठीक है बेटा। तो ये बेलमैन फोर्ड की ड्रॉबैक्स हैं जिनको आपको नोट करना है। अब एक और प्रॉब्लम ले लेते हैं जिससे कि इनकी अंडरस्टैंडिंग आपकी क्लियर रहे, है ना। ये एक ग्राफ है, इस ग्राफ पे हमें बेलमैन फोर्ड एल्गोरिथम अप्लाई करना है और देखना है कि सिंगल सोर्स शॉर्टेस्ट पाथ प्रॉब्लम को हम कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो इसको कर लेते हैं। मैं अब इस पर्टिकुलर, जैसे मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 1 में ये सारे स्टेप लिख के दिखाए हैं, है ना। क्वेश्चन, अब इस वाले क्वेश्चन में ये सारे स्टेप आप अपनी कॉपी में लिखेंगे तो खुद लिखेंगे, मैं यहां पर आपको डायरेक्टली इसको सॉल्व करके दिखा रही हूं। पहले एजलेस लिखेंगे और आइट्रेशन में देखेंगे कौन सा एज रिलैक्स हुआ और कौन सा एज रिलैक्स नहीं हुआ। ठीक है, कैसे लिख रहे हैं, चलिए एजलेस देख लेते हैं। सबसे पहले हम इसकी एजलेस लिखते हैं। चलिए, कौन कौन से एजेस हैं इसमें, एस टू टी, एस हमने अगर सोर्स माना तो दिस इज 0, दिस इज इनफाइनाइट, इनफाइनाइट, इनफाइनाइट और इनफाइनाइट। ठीक है, मैंने यहां पर इनको इनिशियलाइज कर लिया। अब देखो एस टू टी और एस टू वाई ये है, और फिर टी टू एक्स, टी टू वाई, टी टू जेड।
टी टू एक्स, टी टू वाई एंड टी टू जेड। ठीक है, टी टू एक्स, टी टू वाई और टी टू जेड, ये तीन एजेस हैं। ठीक है, वाई से देखो, वाई से दो जा रहे हैं, वाई टू एक्स एंड वाई टू जेड, वाई टू एक्स एंड वाई टू जेड। ठीक बात है। चलो अब हमने एक्स को देखना है। एक्स से कौन सा एज जा रहा है? मुझे लगता है शायद, एक सेकंड बेटा मैं देखती हूँ, मुझे लगता है शायद मैंने वेट्स कहीं किसी के, हाँ बेटा देखिए इस क्वेश्चन में, ये जो क्वेश्चन है इसमें आप ये अपडेट करिए, ये वाला जो, ये जो एज है, ये वाला जो एज है, ये एक्स टू टी है, दिस इज एक्स एंड दिस इज एक्स टू टी एंड दिस इज -2। ओके, अपडेट दिस इज एक्स टू टी। ऑल राइट, चलिए अब एक बार देख लेते हैं हमने क्या क्या लिखा। टी टू एक्स चेक कर लेते हैं एक बार, एस टू टी एस टू वाई, एस टू टी एस टू वाई एंड टी टू एक्स टी टू वाई टी टू जेड, ये करेक्ट है। वाई टू एक्स वाई टू एक्स वाई टू जेड, दिस इज ऑल्सो करेक्ट। ठीक है, तो ये काम जो अभी हमने किया, अभी तक हमने जो एज लिखे वो करेक्ट एजेस लिख लिए। अब देखते हैं, चलिए नेक्स्ट लिखते हैं। वाई के दोनों लिख लिए, अब हम एक्स के लिख लेते हैं। तो ये है एक्स टू टी, है ना, एक्स का बस एक ही एज है, दैट इज एक्स टू टी, एक्स से जाने वाला और कोई एज नहीं है। फिर अब जेड का लिख लेते हैं, जेड टू एक्स एंड जेड टू एस, जेड टू एक्स एंड जेड टू एक्स। ठीक है, दो एज जा रहे हैं, जेड से एक्स की तरफ और जेड से एक्स की तरफ। ठीक बात है। चलो अब एक एक करके हम आइट्रेशंस की बात करेंगे। आइट्रेशन कितने होंगे इसमें बताओ, कितने नोड हैं टोटल इसमें? 1 2 3 4 5 है ना। नंबर ऑफ वर्टिसेस कितने हैं? नंबर ऑफ वर्टिसेस कितने हैं? 5। तो टोटल आइट्रेशंस कितने होंगे? 5 - 1 = 4। टोटल 4 आइट्रेशंस हमें परफॉर्म करके देखने हैं। मैक्सिमम 4 आइट्रेशन में हमें अपना रिजल्ट मिल जाएगा। ठीक बात है। तो चलो यहां पे मैं लिख लेती हूं आइट्रेशन 1, आइट्रेशन 2। चलिए देखिए, आइट्रेशन 1, आइट्रेशन 2, आइट्रेशन 3 और एक और आइट्रेशन बनाएंगे अगर हमें रिक्वायरमेंट लगेगी। ठीक बात है। चलो अब इनके वेट्स को हम एक एक करके अपडेट करना स्टार्ट करते हैं। एस टू टी, एस टू टी, ये क्या है? 0, 0 + 6 is 6, 6 is less than infinite, so update it. We have updated this distance. Okay, S2y, S2y is updated as 7. ठीक बात है। T2x, T2x, this is 6 + 5, 11, 11 is less than infinite, update it. Then T2y, T2y, T is 6, 6 + 8 is 14, 14 is greater than 7, so don't update it, है ना। 6 + 8 is 14, 14 is less than 7, greater than 7, we will not update it। चलिए, तो अब आइट्रेशन 1 की बात कर रहे हैं। हमने क्या क्या अपडेट किया? S2T is relaxed, जहां रिलैक्स हुआ वहां मैं राइट बना रही हूं, जहां रिलैक्स नहीं हुआ वहां मैं क्रॉस बना दूंगी। ठीक है। S2y is relaxed, T2x is relaxed and T2y is not relaxed। चलिए, T2z, T से Z, T की वैल्यू है 6 - 4, दिस इज 2, 2 is less than infinite, तो T2Z is relaxed। Y2x, Y2x, this is 7, 7 - 3 is 4, this is 11, again this is relaxed। ठीक है, तो क्या मतलब? Y2x is relaxed। नाउ Y2Z, Y से Z की तरफ चलो, 7 + 9 more than 2, not relaxed, Y2Z is not relaxed। X2T, X पे है हम, X2T, X2T क्या है?
-2. See, this is 4, this is -2, 4 minus 2 is 2. तो this is modified to be 2. पहले 6 था, यहां ये 4 हो गया, 4 minus 2 is 2. 2 is less than 6. तो this is again modified. This is relaxed. X to T is relaxed. Now Z to S. Z to S कभी रिलैक्स नहीं हो सकता क्योंकि ये ऑलरेडी 0 है. ठीक है, नॉट रिलैक्स्ड. एंड Z to X. Z to X. This is 2 plus 7. This is 9. It is already 4. So it is also not relaxed. तो ये हो गया हमारा आइट्रेशन 1 जिसमें कितने एजेस रिलैक्स हुए? 1 2 3 4 5 6 एजेस जो थे वो हमारे रिलैक्स हो गए, है ना. अब आइट्रेशन नंबर 2 की बात करते हैं. आइट्रेशन 1 हमने कर लिया, आइट्रेशन 2 में चेक करते हैं. चलिए, 0 plus 6, दिस इज ऑलरेडी 2, नॉट रिलैक्स्ड. 0 plus 7, दिस इज ऑलरेडी 7, नॉट रिलैक्स्ड, है ना. तो ये दोनों ही रिलैक्स नहीं हुए, जो पहले रिलैक्स हुए वो फाइनल है. अब देखिए T2X. T2X, this is 2 plus 5, 7, which is already 4. This is again not relaxed. T2Y, T2Y, 2 plus 8, 10. It is already 7. Again not relaxed. T2Z, this is 2, minus 4. 2 minus 4 is minus 2. This is relaxed. Okay? एक एक करके हम ये देख रहे हैं कि कौन सा एज रिलैक्स हो रहा है और कौन सा रिलैक्स नहीं हो रहा. Y2X, Y2X, this is 7 minus 3 is 4. This is already present, not relaxed. Y2Z, Y2Z, not relaxed. It is already minus 2. 7 plus 9 is bigger than minus 2, not relaxed. Y2Z is again not relaxed. Then X2T, X2T, X is 4 minus 2 is 2 already, not relaxed. Z2S, Z2S, Z is minus 2. Minus 2 plus 2 is already 0. This is again not relaxed. And Z2X, Z2X, minus 2 plus 7 is 5. It is already 4. It is again not relaxed. तो देखिए, जब हम आइट्रेशन 2 में आए, आइट्रेशन 1 में तो 6 एजेस थे जो रिलैक्स हुए थे, यहां पर सिर्फ एक एज है जो रिलैक्स हुआ. तो अगले आइट्रेशन में चेक करते हैं क्या कोई ऐसा एज है जो फर्दर रिलैक्स हो रहा है. चलिए देखते हैं क्या है. S2T, 6 greater than 2, not relaxed. 7, already 7, not relaxed. और T, next देखिए T2X, T2X, T की वैल्यू है 2, इसकी वैल्यू है कितनी? 2, इसकी वैल्यू है 5, तो 2 plus 5 is 7, not relaxed. ठीक है. T2Y, T2Y, this is 2 plus 8, 10, not relaxed. तो इसका मतलब T2Y तक कोई भी एज अभी तक हमारा रिलैक्स नहीं हुआ इस आइट्रेशन में. ठीक है. T2Z, T2Z, this is 2, this is minus 4, minus 2, this is already minus 2. Again this is not relaxed. जो एज रिलैक्स नहीं हो रहे इसका मतलब वो अपनी फाइनल वैल्यूज तक पहुंच चुके हैं, वो ऑलरेडी फाइनली रिलैक्स्ड हो चुके हैं, है ना. Y2X, Y पर है Y2X, this is 7, 7 minus 3, it is 4. It is again not relaxed, already 4 है. Y2Z, this is again not relaxed. X2T, X2T, this is 4, 4 minus 2, it is already 2. Again it is not relaxed. Z2S is not relaxed and Z2X is again not relaxed. तो देखो इस आइट्रेशन में, आइट्रेशन नंबर 3 में कोई भी जो एज है वो रिलैक्स नहीं हुआ. क्या हुआ? नो एज इज रिलैक्स्ड. अब आप क्या करेंगे? ऐसे ही आइट्रेशन नंबर 4 दिखाएंगे, है ना. आइट्रेशन नंबर 4 में भी इवन इन आइट्रेशन 4, आइट्रेशन 4 जब आप बनाएंगे उसमें भी शो करेंगे, उसमें भी कोई वर्टेक्स जो है वो रिलैक्स नहीं हुआ. अब आपको अगर कोई कहे कि आप चेक करके बताइए कि इसमें नेगेटिव वेट साइकिल है या नहीं, तो आप क्या करेंगे? आइट्रेशन 4 के बाद एक और आइट्रेशन, आइट्रेशन नंबर 5 को शो करेंगे. और अगर आइट्रेशन नंबर 5 में मान लो किसी ग्राफ में 4th आइट्रेशन तक सारे एजेस मॉडिफाई हो रहे हैं, है ना, और आइट्रेशन नंबर 5 में जाके बेलमोंट-फोर्ड क्या कहता है कि मैक्सिमम 4 आइट्रेशंस में सारे जो एजेस होंगे वो रिलैक्स हो जाएंगे. अगर इससे एक ज्यादा आइट्रेशन में कोई रिलैक्स हो रहा है तो इसका मतलब नेगेटिव वेट साइकिल प्रेजेंट है. तो अगर क्वेश्चन में कहीं आता है कि आप चेक करके बताइए कि नेगेटिव वेट साइकिल है या नहीं, तो आपको सारे आइट्रेशन चला के पहले दिखाने हैं और फिर एक एडिशनल आइट्रेशन शो करना है कि
देखो इस पर्टिकुलर एडिशनल आइट्रेशन में कोई भी जो एज है वो रिलैक्स नहीं हो रहा है, इसका मतलब इसमें कोई भी साइकिल, नेगेटिव वेट साइकिल प्रेजेंट नहीं है। इस तरह से आपको एग्जाम में ये पूरा एक्सप्लेन करके आना है। ठीक है बेटा, तो क्या लिखेंगे इसमें, इस तरह से बता सकते हैं। अब ये मैंने एक ही आइट्रेशन में सारी इस एग्जाम्पल में करके दिखा दिया, आप हर एग्जाम्पल को अलग अलग, मतलब हर स्टेप को अलग अलग यहां पर शो कर सकते हैं। तो क्या लिखेंगे, देखिए, टू डिटेक्ट नेगेटिव वेट साइकिल फर्स्ट शो the working of 4 iterations after that perform one additional iteration to detect the presence of negative weight साइकिल। ठीक है, और इंपॉर्टेंट बात क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट नोट, बेलमैन फोर्ड एल्गोरिथम can detect negative weight cycle, detect presence of negative weight cycle, but cannot locate it. Directly. For this, some modifications बस इतना आपके लिए ये सफिशिएंट है। आपको अगर कोई एग्जाम में पूछता है कि ये नेगेटिव वेट साइकिल को फाइंड आउट कर सकता है, जी हाँ जी डिटेक्ट कर सकता है, लेकिन ये नहीं बताएगा कि वो कहां पर प्रेजेंट है। ठीक बात है, तो ये आपका बेलमैन फोर्ड एल्गोरिथम है बेटा। अब इसमें नेगेटिव वेट साइकिल वाली ये सारी चीजें आपको नोट डाउन करके रखनी है, एग्जाम में पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और देखिए ये ड्रॉबैक्स हैं जो मैंने आपको बताई, इस तरह से एग्जाम में इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। देखिए, एक्सप्लेन बेलमैन फोर्ड एल्गोरिथम फॉर सिंगल सोर्स शॉर्टेस्ट पाथ इन डिटेल, मतलब आपको सब कुछ उसके बारे में बताना है। व्हाट इज द ड्रॉबैक ऑफ बेलमैन फोर्ड एल्गोरिथम, जो नेगेटिव वेट प्रेजेंट है उस वो वाली चीज आपको बतानी है। इसकी कॉस्ट हाई कब हो जाती है ये सब बताना है। When do Dijkstra and Bellman-Ford algorithm both fail to find a shortest path? नेगेटिव वेट साइकिल की प्रेजेंस में ऐसा होता है। और कैन Bellman-Ford डिटेक्ट ऑल द नेगेटिव वेट साइकिल्स इन अ ग्राफ, वेट साइकिल को डिटेक्ट तो कर सकता है लेकिन फाइंड आउट नहीं कर सकता कि वो कहां पर है। ठीक है, अप्लाई Bellman-Ford एल्गोरिथम ऑन द फॉलोइंग ग्राफ। ये ग्राफ गिवन है, आपको सोर्स वर्टेक्स पहले से बता रखा है, इस वर्टेक्स से बाकी सारे रिमेनिंग वर्टेक्सेस तक जाने का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आपको फाइंड आउट करना है, Bellman-Ford को अप्लाई करना है। अब देखो इसमें टोटल कितने वर्टिसेस हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 वर्टिसेस हैं, तो मैक्सिमम आइट्रेशन कितने रन होंगे, 7 आइट्रेशन रन होंगे, है ना। तो आपको वो आइट्रेशन रन करके दिखाने हैं, और जिस आइट्रेशन में अपडेट होने वेट्स बंद हो जाएं उसके बाद आप कह दें कि इसके बाद जो वेट्स अपडेट होने हो जो है वो क्लोज हो चुके। और अगर कहीं पर कोई साइकिल है, वैसे तो इसमें कोई नेगेटिव वेट ही नहीं है, जब कोई नेगेटिव वेट ही नहीं है तो इसमें नेगेटिव वेट साइकिल प्रेजेंट होने का कोई चांस ही नहीं है। ठीक है बेटा, तो आपको ये सारी वर्किंग इस पर्टिकुलर ग्राफ पर शो करनी है। ठीक है, तो दैट्स इट फॉर नाउ। अब इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे आपका यूनिट नंबर 3 में। आपका जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है बेटा स्ट्रॉसन्स मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, उसके बारे में मैं आपसे डिस्कस करूंगी। डिवाइड एंड कॉन्कर टेक्निक्स हैं
उसके ऊपर बेस्ड कुछ कंप्यूटेशनल प्रॉब्लम्स हैं जो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।